जैसे आपको पता है चैप्टर फर्स्ट हमारा क्लास 11th का हमने खत्म कर दिया था। अभी हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको खत्म करने वाले हैं एकदम आसान और एकदम क्रिस्प एंड क्लियर वे के अंदर, जो कि आपको आपके आने वाले 11th के एग्जाम में बहुत काम में आने वाला है बेटा। तो देखो इस चैप्टर का नाम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक क्या, देखो बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब तक तो आप पढ़ते आए हो कि ऑर्गेनिज्म प्लांट होते हैं, ऑर्गेनिज्म एनिमल होते हैं, बट ऐसा नहीं बेटा। ऑर्गेनिज्म प्लांट होता है, एनिमल होता है और उसमें माइक्रोब्स भी होते हैं। कौन? माइक्रोब्स, ठीक। तो ये 3 इसमें हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे। तो ये तो हो गया सिर्फ बेसिक क्लासिफिकेशन, बट लाखों प्रकार के एनिमल्स को एंड प्लांट्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, वही तो हम जानेंगे किसमें, हमारी इस चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक एक कंसेप्ट आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूं, इसीलिए तैयार हो जाओ इस चैप्टर को समझने के लिए, राइट। चलो सबसे पहला देखो आप यहां पे क्या है। सबसे पहले अगर आप देखोगे सिस्टमैटिक्स को, ठीक है, चलो सिस्टमैटिक्स को हम थोड़ा समझते हैं। तो ये क्या है, पहला ही पॉइंट आपको दिया गया है, स्टडी ऑफ काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी। देखो काइंड्स का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स। तो स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमैटिक्स ये ऐसी ब्रांच है बेटा बायोलॉजी की जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट्स की स्टडी की जाती है, वैरायटी की स्टडी की जाती है। बट वैरायटी किसमें, एनिमल्स में, उसकी स्टडी है ना। यस, एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनको कंपेयर किया जाता है, उनका इवोल्यूशन जो है वो किस चीज से इवॉल्व हुए होंगे उसकी भी पढ़ाई की जाती है, यानी कि कंपैरेटिव इवोल्यूशन रिलेशनशिप भी। तो ये सिस्टमैटिक किसने दिया बेटा, जी सिम्पसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया ये 1961 के अंदर। ओके डन। अब की पॉइंट्स अबाउट सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स के की पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट, ये डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, इसका काम देखता है, बराबर। इसका काम क्या है, डील्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। जैसे हम बोलते हैं ना किसी व्यक्ति का कोई काम होता है तो हम बोलते हैं डील्स विद द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना, उसी प्रकार से यहां। उसके बाद स्टडीज कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कंपेयर करते हैं 2 एनिमल की स्टडी और उनकी इवोल्यूशन की हिस्ट्री, वो कैसे इवॉल्व हुए होंगे उनका भी पढ़ाई। और साथ ही साथ फाउंडेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब सिस्टमैटिक क्या एक फाउंडेशन है, इससे ही आगे चल के टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन यहां पे अराइव हुए हैं, जनरेट हुए हैं, बराबर। यस, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। सिस्टमैटिक्स स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनकी कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की पढ़ाई की जाती है, जी सिम्पसन ने दिया। इसके की पॉइंट्स भी देख लिए। ओके सर, अब आगे देखो टैक्सोनॉमी, ये दूसरा है बेटा, दूसरा, पहला सिस्टमैटिक, दूसरा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, तो ये क्लासिफिकेशन फॉलोइंग सर्टेन रूल्स, है ना। यस, अब इसके पहले जो था वो डाइवर्सिटी की स्टडी करना ऑर्गेनिजम्स की, वो सिस्टमैटिक। टैक्सोनॉमी क्या है, तो क्लासिफिकेशन एक पर्टिकुलर रूल्स का इस्तेमाल करके या प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके, ये सिंपल चीज याद रखनी है। जैसे हमारे पास अगर सामने 10 बच्चे खड़े हैं तो हम 10 बच्चों को क्लासिफाई करेंगे, लेकिन एक रूल होगा कि हाइट के बेसिस पे उनको क्लासिफाई करना है, तो हाइट के बेसिस पे। तो ये टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन है ये किसका, ऑर्गेनिजम्स का, और किसके बेसिस पे, सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल के बेसिस पे। टैक्सोनॉमी ये जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया बेटा टर्म, ये किसने किया, एपीडी कैंडल नाम के साइंटिस्ट ने किया। ये जो था बेटा स्विस बॉटनिस्ट था, है ना, बॉटनिस्ट, बॉटनी का पढ़ाई करने वाले। एंड वर्ल्ड ओरिजिन टैक्सिस मींस, याद रखना ये टैक्सिस मीनिंग क्या होता है, अरेंजमेंट, है ना। यस सर, अरेंजमेंट करना। टैक्सोनॉमी, नॉमी मींस क्या होता है, नोमस मतलब लॉ, तो टैक्सोनॉमी मतलब क्या, अरेंज करना। किसको अरेंज करना, ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना। और अरेंज करने के लिए क्या होते हैं, लॉज होते हैं, यानी नोमी यानी नोमस। यहां पे आप देख सकते हो नोमस, नोमस मतलब लॉ और टैक्सी मतलब अरेंज। अरेंज या बेटा हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ लॉ इज नोन एज टैक्सोनॉमी। एपीडी कैंडल ने सबसे पहले इसको दिया। ओके सर, अब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सर आप तो ऐसा पढ़ा रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें आसानी से समझ रही है, ऐसा लग रहा है कि हम सर 5th 6th क्लास में ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बेटा, वही तो चीज चल रही है यहाँ पे। देखो मैं आपको बताता हूं क्या करना है ना। यस चलो देखो आगे। अब क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम टाइप्स की बात कर रहे हैं
टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसमें पहला टाइप है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा है बेटा नेचुरल क्लासिफिकेशन और तीसरा है बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, अब ये तीनों की तीनों क्लासिफिकेशन है। जैसे मैंने बोला कि 100 बच्चे 10 बच्चे आपके सामने खड़े हैं और आपने उनको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी कलर, आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो कोई अलग कोई रहा उसके बेसिस पे भी। तो यहां पर भी 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है, तो किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है वो बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आप पहला देखो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है, फ्यू इजीली ऑब्जर्वर, मतलब जो इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऐसे फ्यू इजीली नॉन इवोल्यूशनरी फीचर, इसके बेसिस पे अगर हमने क्लासिफाई किया, जैसे कि हैबिट और कलर, जैसे फॉर एग्जांपल हैबिट एंड कलर। तो इधर एक ही याद रखना है, हैबिट एंड कलर। हैबिट मतलब वो खाता क्या है, करता क्या है, हैबिट उसकी आदत क्या है, और कलर मतलब उसका कलर क्या है। उसके बेसिस पे अगर हमने एनिमल का क्लासिफिकेशन कर दिया तो बेटा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में आएगा। मतलब एक सिंपल है कि हैबिट एंड कलर के बेसिस पे एनिमल का क्लासिफिकेशन करना। एग्जांपल देखो, लीनियस सिस्टम, लीनियस है ना, एक साइंटिस्ट का नाम पे ऊपर वो सिस्टम का नाम दिया गया है। दूसरा बेटा देखो नेचुरल क्लासिफिकेशन, ये ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट फीचर, थोड़े इंपॉर्टेंट फीचर पे ये काम होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट फीचर्स, नॉट जस्ट कन्वीनियंस, है ना। मतलब ऊपर से ऐसा दिख रहा है कि बस हाँ ऊपर से देख के क्लासिफाई कर रहा है, ऐसा नहीं, थोड़ा और डिटेल में जिसमें किया जाता है ना, वो होता है बेटा नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन मतलब कि वो वहां पर इकोलॉजिकल सिस्टम में कहां पर है, उनका क्या काम है, थोड़ा और डिटेल में जाके उनको देख के फिर बाद में क्लासिफाई करना, वो नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये बेंथम एंड हुकर सिस्टम इस पे बेस्ड है, नेचुरल क्लासिफिकेशन का एक बेस्ट एग्जांपल। और तीसरा है फाइलोजेनेटिक। फाइलो मतलब हमेशा याद रखना, फाइलोजेनेटिक में एक वर्ड है बेटा फाइलोजेनी, और फाइलोजेनी का मीनिंग होता है क्लासिफिकेशन। क्या मीनिंग होता है? क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनी का मीनिंग है क्लासिफिकेशन। और अगर आप यहां पर देखोगे तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, क्या बोल रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, मतलब क्लासिफिकेशन किया है किसके बेसिस पे? फाइलोजेनी। और फाइलोजेनी मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। हमेशा याद रखना, ये देखो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे अगर क्लासिफाई कर देंगे तो वो आपका क्लासिफिकेशन आ जाएगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। और इसमें आप देखो इग्लर एंड प्रॉन्ट सिस्टम, ठीक है। तो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल ऑन द कॉमन कैरेक्टर्स लाइक हैबिट एंड कलर। सेकंड नेचुरल थोड़ा सा डिटेल्ड में जाके देखेंगे वो कैसा रहता है, कहां पे रहता है, राइट, इकोलॉजिकल सिस्टम में वो कहां पे है, प्रोड्यूसर, ठीक, राइट। उसके साथ साथ तीसरा है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक में क्या होगा कि इवोल्यूशनरी उसकी हिस्ट्री देखी जाएगी कि वो किस चीज से इवॉल्व हुआ है, उसके बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन करना है, और सिस्टम्स भी आप देख सकते हो। चलो अगला है क्लासिफिकेशन। अब देखो क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन क्या है? तो ये मतलब नाम में ही है, बोलने की जरूरत नहीं है। ये अरेंजमेंट है बेटा, अरेंजमेंट है किसका? ऑर्गेनिजम्स का। हमेशा याद रखना अरेंजमेंट है ये ऑर्गेनिजम्स का, या फिर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, बराबर। एक ऑर्गेनिज्म का या फिर एक के साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही झटके में क्लासिफाई कर सकते हैं। यस सर। तो डिफरेंट कैटेगरीज होती है अकॉर्डिंग विद द पर्टिकुलर एंड वेल स्टेब्लिश्ड शेप, यहाँ पर स्कीम एंड प्लान। तो अलग अलग कैटेगरी वहां पे बनाई जाती है, समझे कि नहीं समझे? वो प्लान के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल हमने, आपको पता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मैमलरी ग्लैंड्स होती है जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, वो मैमल्स में हमने डाल दिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रेप्टाइल यानी कि क्या, वो यहां पर बॉडी की ऐसी रेप्टाइल मूवमेंट करते हैं, वो रेप्टाइल्स में हमने डाल दिए। तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स आ रहे हैं, बराबर। तो ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो क्लासिफिकेशन किस चीज पे होता है? पहला, एक तो सारखेपना मतलब सिमिलरिटीज, उसके बेसिस पे हो सकता है। डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे हो सकता है, किसके अंदर? ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऑर्गेनिज्म सिमिलर है, अरे चलो भाई इसको एक इसमें डालो, अरे डिसिमिलर है, चलो इसमें डालो। तो ये बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। हर एक कैटेगरी जो होती है इज रेफरेंस एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी का यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है कि इसमें हमने क्यों क्या इसको क्लासिफाई किया, क्या 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 रीजंस थे। तीसरा,
ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट और रैंक कॉल्ड एज टैक्सॉन, और हर एक कैटेगरी क्या होगी बेटा, एक रैंक होगी कैटेगरी, ठीक है, हर एक कैटेगरी क्या होगी, रैंक होगी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे एनिमल सिर्फ एक ही कैटेगरी में डालेंगे, नहीं। तो हमने एक कैटेगरी बनाया तो उसमें सब कैटेगरी भी डालना पड़ेगा, फिर उसमें सब कैटेगरी भी डालना पड़ेगा। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन है, ऐसा नहीं जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने 10 बच्चे हैं, तो वो 10 बच्चे में अगर हम देखेंगे कि 5 बच्चे होशियार है, 5 बच्चे क्या है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, फिर देखना पड़ेगा कि 5 में से मैथ्स में कितने अच्छे, साइंस में कितने अच्छे, इधर भी मैथ्स में कितने, साइंस में कितने। मतलब हर एक लेवल पे क्लासिफिकेशन डिटेल्ड होता जाता है, और हर एक लेवल को बेटा हम टैक्सॉन कहते हैं, ठीक। यस सर, ये हो गया टैक्सॉन। अब क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कार्ल वूज। कार्ल वूज। अब कार्ल वूज अगर हम देखेंगे इसको, तो इसने 3 डोमेन ऑफ लाइफ बोला। क्या बोला? 3 डोमेन ऑफ लाइफ, मतलब अर्थ के ऊपर के सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स को उसने कितने डोमेन में डिवाइड किया है बेटा? 3। उसका कहना है कि अर्थ पे जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स है 3 डोमेन में हमने डिवाइड कर दिए। कौन कौन से 3 डोमेन ऑफ लाइफ किसने दिया? कार्ल वूज। कब दिया? 1990 के अंदर, ठीक। एंड क्लासिफाई ऑल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म इन द 3 डोमेन, राइट? यस सर। सो डोमेन इज द यूनिट लार्जर देन किंगडम। किंगडम से भी जो बड़ा होता है वो डोमेन होता है। आगे हम किंगडम देखेंगे, स्पेसीज देखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब 3 डोमेन जो इन्होंने क्लासिफाई किया पूरे अर्थ के डाइवर्सिटी को, वो कौन सा था? पहला बैक्टीरिया। उन्होंने बोला कि एक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, ठीक है, 30% बैक्टीरिया है, 30% को उसने आर्चिया में डिवाइड कर दिया, आर्चिया। और 30% मतलब लगभग 30 मतलब 33 पॉइंट, तो ये हो गया यूकारिया। मतलब अगर मैं बात करूं तो 3 डोमेन में उनका कहना था कि ये 33% है, ये 33% है बेटा, और यहां पर ये 33% है। मतलब पूरी जो अर्थ पे डाइवर्सिटी है वो एक 3 डोमेन्स में डिवाइड हो गई है, और 3 डोमेन्स में ही पूरा क्लासिफिकेशन हो गया है। ऐसा किसका कहना था? ऐसा किसका कहना था? ऐसा जो कहना था बेटा, कार्ल वोज नाम के साइंटिस्ट का कहना था, ठीक है। तो ये आप यहां पे थोड़ा सा देख सकते हो कि किस तरीके से चीजें यहां पे बोली गई है ना। चलो, अब यहां पर बैक्टीरिया याद रखना, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता। मतलब हर एक डेवलप न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर का मेम्ब्रेन। बट अगर हम बात करें इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जिनमें ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यानी अनडेवलप न्यूक्लियस वाली सेल। बराबर। इसमें याद रखना सेल वॉल होता है। जैसे आपने बचपन से ही पढ़ा होगा क्या, कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं। बट सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स में होती है ऐसा नहीं, वो अलगी में पाई जाती है, फंगाई में पाई जाती है ना। उसके बाद वो बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल सर। अब थोड़ा सा आप देखो अच्छे से, इनकी जो सेल वॉल है उनमें क्या था? पेप्टिडोग्लाइकॉन नाम का केमिकल, ठीक है। यस सर। और ये ट्रू बैक्टीरिया, हमेशा याद रखना, बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया। उसके बाद जो अर्चिया, इसमें डिवाइड किया एनिमल्स को। ये क्या थे? इनमें भी प्रोकैरियोटिक सेल थी, उनमें सेल वॉल, उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं था, और ये एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सकते थे, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखो आप, हेलोफिल्स जो हाई सैलिनिटी मतलब हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन में जिंदा रह सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद थर्मोफिल्स जो हाई टेम्परेचर में जिंदा रह सकते हैं। हमेशा आपको समझना है, तो हेलो एंड थर्मो, ये थोड़ा सा देख लो इधर। हेलो मतलब क्या है? हाई सैलिनिटी, और थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर में जिंदा रह सकते हैं। तो ये दूसरा हो गया अर्चिया। तीसरा है यूकैरिया। यूकैरिया मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें यूकैरियोटिक सेल है, मतलब डेवलप न्यूक्लियस वाली, ठीक है। अब ऊपर के दोनों अगर हम देखेंगे, इनके अंदर जो सेल थी उनको डेवलप न्यूक्लियस नहीं था। बट अगर हम नीचे वाला देखें, इसमें सेल है, उसमें डेवलप न्यूक्लियस है, यूकैरियोट्स। इंक्लूड ऑल प्लांट्स, इसमें हर एक सारे प्लांट्स आते हैं, सारे एनिमल्स आते हैं, फंगाई आता है, प्रोटिस्ट आता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया बेटा? 3 डोमेन ऑफ लाइफ दिया, क्लासिफिकेशन दिया उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को कि 3 डोमेन में हम क्लासिफाई करेंगे, बैक्टीरिया, अर्चिया एंड यूकैरिया। तो बैक्टीरिया में यूनिसेलुलर नहीं, प्रोकैरियोट्स। उसके बाद अर्चिया में भी प्रोकैरियोटिक सेल वाले डाल दिए ऑर्गेनिज्म, और यूकैरियोटिक सेल वाले इसमें डाल दिए। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल वूज अगर हम कंसिडर करें तो हम कौन से इसमें आएंगे? फटाफट आपको चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो हम किसमें आएंगे बेटा? किसमें? टाइम देता हूं, आप वीडियो पॉज करो और नीचे टाइप करो। तो हम आएंगे यहां पर किसमें? तो यहां पर आएंगे यूकैरियोट्स में, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर यूकैरियोटिक सेल होती है, मतलब यूकैरिया, बराबर। चलो अगला देखो यहां पे अब। अगला यहां पर थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा देखोगे तो आपको ये फाइलोजेनेटिक डिसेंट देखने को मिलेगा। देखो फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनल हिस्ट्री,
इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखो इवोल्यूशन की हिस्ट्री, ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम ऐसी है जिसको फाइलोजेनेटिक, यहां पर क्लैडोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्लैडोग्राम। ये क्लैडोग्राम क्या होती है? जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर की बेटा क्या दिखाती है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दिखाती है। ऐसी डायग्राम जो इवोल्यूशन की हिस्ट्री दिखाता है ऑर्गेनिज्म की, क्लैडोग्राम। तो देखो कैसे दिखाती है हिस्ट्री। तो इसका कहना है कि ये एक ही ओरिजिन से आए हुए हैं, फिर बाद में आगे चल के इससे फिर ये बैक्टीरिया बन गया, फिर इससे आगे चल के फिर दो चीजें उधर से बन गई, दो एनिमल्स का ग्रुप बन गया, जैसे कि एक बन गया आर्चिया, एक बन गया यूकैरा। ठीक है, तो ये जो है डायग्राम है, ये हमें क्या दिखाती है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दिखाती है। और ये डायग्राम से हमें एक बात बेटा अच्छे से समझ में आती है कि इन सब के एंसेस्टर्स क्या थे? कॉमन थे। मतलब ये जो बने वो एक चीज से ही अलग अलग चीजें बनी है, मतलब इनका एंसेस्टर कॉमन था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दूध है, दूध से ताक बनता है, दूध से दही बनता है, दूध से आपको पता है पेड़ा भी बनता है, दूध से खवा भी बनता है ना, और दूध से अलग अलग बहुत सारे प्रकार के प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। दैट मीन्स उनका जो एंसेस्टर है वो दूध है। यहां पर भी वैसे ही आपको चीजें देखने को मिल रही है। क्लैडोग्राम बोलते हैं जिसमें इवोल्यूशन की हिस्ट्री डायग्राम में शो करी जाती है, दिखाई जाती है। चलो अब देखो अगला, केमोटैक्सोनॉमी। मैंने टैक्सोनॉमी बोला आपको, टैक्सोनॉमी क्या था? क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन रूल्स, है ना। वो सिस्टमैटिक्स के बाद देखा था, बराबर, इसी लेक्चर में। तो देखो केमोटैक्सोनॉमी मतलब क्या? तो टैक्सोनॉमी मतलब तो आपको समझ में आ गया, मतलब होता है क्लासिफिकेशन। और केमो मतलब होता है बेटा केमिकल। अगर एनिमल्स को केमिकल के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर दिए तो हो गया केमोटैक्सोनॉमी। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। तो केमिकल पे बेसिस पे, केमिकल तो केमिकल किस में होता है? स्ट्रक्चर में होता है, प्लांट के, एनिमल के, बराबर, सेल के अंदर। तो उसके बेसिस पे एनिमल का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है उसे हम केमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। अब इसमें आप देखो जैसे अर्चिया, अर्चिया में क्या है? सेल वॉल, उसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं है। ओके, जो प्रोकैरियोट जो है, जो डोमेन देखे थे 3, उसमें का डोमेन, उसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन है। मतलब केमिकल के बेसिस पे हमने क्या किया? उनको डिवाइड कर दिया, बराबर। और उसके बाद अगर हम देखेंगे फंगाई, ठीक है, फंगाई की अगर हम बात करें तो इसमें किटनियस सेल वॉल होती है। सो प्लांट की अगर हम बात करें बेटा तो प्लांट के अंदर क्या होती है? सेलुलोइक देखो सेलुलोसिक सेल वॉल। तो मतलब क्या कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग प्रकार की सेल वॉल अलग अलग केमिकल से बनी हुई होंगी, एंड उसके बेसिस पे बेटा अगर हम एनिमल का क्लासिफिकेशन कर देंगे तो वो केमोटैक्सोनॉमी में आएगा। ओके, जैसे केमोटैक्सोनॉमी उसका एक भाई होता है, भाई है उसका, कौन? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसमें न्यूमेरिकल यानी क्या? नंबर, यानी क्वांटिटी बेटा, क्वांटिटी, राइट। तो नंबर के बेसिस पे जब हम एनिमल को क्लासिफाई करेंगे वो आ जाएगा आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर। इतना इजी है, समझे कि नहीं समझे? इतना इजी है। सो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आपको यहां पे शो हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। चलो अब देखो, ऑफ कैरेक्टर यूजिंग न्यूमेरिकल एल्गोरिथम्स लाइक द क्लस्टर एनालिसिस। जैसे बेसिक एम क्या है इसका? क्रिएट टैक्सोनॉमी यूजिंग न्यूमेरिकल एल्गोरिथम्स रादर देन द सिग्निफिकेंट इवोल्यूशन। देखो सब्जेक्टिव इवोल्यूशन नहीं, इसमें सिर्फ नंबर होगा। वो क्या दिखता है, कैसे दिखता है, नो मैटर, इसमें सिर्फ नंबर होगा, नंबर पे बेसिस पे। और ये किसने दिया बेटा? आर सोकल एंड पी स्मिथ इन 1963। अब नाम देखो बहुत अलग अलग होंगे। आप बोलोगे सर ये नाम याद करने, बिल्कुल बेटा, वो पढ़ाई करके आगे चल गए, अब उनका नाम हम जाप रहे हैं। जितना हम भगवान का नाम नहीं लेते उनका उतना नाम इनका लेना पड़ रहा है, क्योंकि यही तो है, जब हम अच्छा लाइफ में कुछ करते हैं तो हमारा नाम दुनिया लेती है ना। सोचो ये हमारे इधर के लोग होते तो इनका नाम क्या होता? रमेश, सुरेश, है ना। यस सर। तो इस तरीके से आगे गणेश, तो इस तरीके से अलग अलग नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, बट ये उधर के नाम है, राइट। चलो आगे आगे क्लैडोग्राम। अब क्लैडोग्राम तो मैंने इसके पहले ही आपको वो डायग्राम में ही बता दिया था। ये क्या है? ये ब्रांचिंग पैटर्न है जो रिप्रेजेंट करता है हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ये शो करता है कि कॉमन एंसेस्टर वहां पे हुए होंगे। जैसे डायग्राम ऑफ 3 डोमेन ऑफ लाइफ जो है वो हमने क्लैडोग्राम, इसके पहले वही डायग्राम देखी थी कि जिसमें ये इस तरीके से, फिर ये एनिमल आगे चल के फिर क्या हुआ? डिवाइड हो गया आगे चल के, है ना। मतलब इनका जो एंसेस्टर है वो क्या है? कॉमन है, हमें इससे दिखने को मिलता है। तो अगर सिंपल भाषा में बोला जाए व्हाट इज क्लैडोग्राम, तो क्लैडोग्राम एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप दिखाने वाली एक डायग्राम है। वो डायग्राम ही ऐसा बनाते हैं कि जिसमें समझ में आ जाता है कि इनका सबका इवोल्यूशन एक ही कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। इनका एंसेस्टर, पूर्वज, राइट, वो क्या होगा बेटा? एक ही होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका फाइलोजेनी, है ना। क्या है? फाइलोजेनी।
अब फाइलोजेनी यानी क्या, मैंने आपको इसके पहले ही बहुत बोल दिया था डेफिनेशन में, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन हुआ है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी रिलेशनशिप क्या है ना, वो होता है फाइलोजेनी। उसके बाद हुज थ्री डोमेन्स कंसेप्ट, देखो हुज ने दिया था, हुज साइंटिस्ट ने, पता है आपको, हुज थ्री डोमेन्स कंसेप्ट दिया था उन्होंने। एंड जो विटाकर है उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम बताई थी। अब देखो दो साइंटिस्ट में यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं, देख लो जरा अच्छे से। पहला है वूज, है ना, दूसरा है विटाकर। तो इसने दिया, वूज ने दिया 3 डोमेन, लाइफ को 3 डोमेन में डिवाइड किया, और जो विटाकर नाम का साइंटिस्ट थे उन्होंने लाइफ को 5 डोमेन में डिवाइड किया। कितने, 5 में, है ना, यस सर। और वही गुड एग्जांपल है फाइलोजेनेटिक, मतलब एक इवोल्यूशन के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, 5 इसमें डिवाइड कर दिया, वही 5 किंगडम सिस्टम आगे हम बेटा देखने वाले ही इस चैप्टर के अंदर। शुरू करें फिर, चलिए आगे देखें। यस, ये आप देखो, इसमें पहले डीएनए बारकोडिंग देखते हैं, फिर बाद में आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज थोड़ा सा देखते हैं, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, और फिर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अलग अलग एक एक एक, और फिर बाद में आपको यही देखना है, कौन सा, ये विटाकर, ये देखो, ठीक है, साइंटिस्ट साइलेंट फीचर ऑफ 5 किंगडम, ये देखो किंगडम कौन से, ये 5। तो ये हम आगे देखेंगे, टेंशन मत लो, पहले तो बेटा ये देख लो, पहले तो बेटा ये देख लो। चलो आ गया, हाँ, डीएनए बारकोडिंग पे आ गया। व्हाट इज डीएनए बारकोडिंग? सो डीएनए बारकोडिंग एक न्यू मेथड है बेटा, किसकी, आइडेंटिफिकेशन करने की, किसकी, एनी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना, और किस पे, डीएनए के सीक्वेंस के बेसिस पे। ये डीएनए बारकोडिंग नहीं है सर, ये डीएनए सर एनालिसिस है, और डीएनए का एनालिसिस करके हमने अगर स्पीसीज को अलग 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 इसमें डिवाइड कर दिया तो वो हो गया आपका डीएनए बारकोडिंग। क्या हो गया बेटा, डीएनए बारकोडिंग। ये इतना इजी है, ये इतना इजी है। ओके चलो, तो फ्रॉम अ टीनी टिश्यू, मतलब एक छोटा सा टिश्यू, टिश्यू मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। तो एक एनिमल का एक छोटा सा ग्रुप ऑफ सेल लेंगे, उससे फिर डीएनए को एनालिसिस करके एनिमल को डिवाइड कर देंगे, एनिमल को क्लासिफाई कर देंगे, एनिमल की बेटा स्टडी कर देंगे, उसको ही डीएनए बारकोडिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें स्टेप्स देखो, इसका एप्लीकेशन। स्टेप्स यानी क्या, कि कितने स्टेप्स में ये प्रोसेस होती है, कैसे होती है, और एप्लीकेशन यानी क्या, कि इसका क्या फायदा है। पहला 2 स्टेप में ये होती है, पहला काम यहां पे करना पड़ता है क्या, सबसे पहले तो कलेक्शन ऑफ डीएनए बारकोड डाटा। हमें किसी स्पीसीज का डीएनए चाहिए होगा एनालिसिस करने के लिए, तभी तो एनालिसिस कर पाएंगे ना। तो पहला स्टेप यही है कि डेटा लो बेटा पहले। दूसरा, मैचिंग द बारकोड सीक्वेंस ऑफ द अननोन सैंपल अगेंस्ट द बारकोड लाइब्रेरी। तो एक बारकोड की लाइब्रेरी पहले से ही बनाई हुई होंगी, और जिसका डाटा हमने लिया है, जिसका डीएनए सीक्वेंस हमने लिया है, उसके साथ उसको मैच करके देखेंगे, दैट्स इट, खत्म। ये 2 स्टेप होंगी, पहले में डेटा लो, दूसरे में डेटा मैच करो, पहले में डेटा लो, दूसरे में डेटा मैच करो। ओके, एप्लीकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो ऐसी स्पीसीज जिनका नंबर बहुत ज्यादा कम हो गया है, मतलब पहले वो एनिमल 100 थे, अब वो 10 बज गए, अब कुछ समय के बाद वो 0 हो जाएंगे, मतलब वो खत्म ही हो जाएगी स्पीसीज। तो ऐसी स्पीसीज को एंडेंजर्ड कहते हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं डीएनए का सीक्वेंस का एनालिसिस करके, दैट मीन्स डीएनए बारकोडिंग करके, बराबर। ओके, दूसरा, एग्रीकल्चर के अंदर पेस्ट कंट्रोल हम कर सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल मतलब हमने क्या किया, हमने डीएनए का एनालिसिस किया, कि देखा कि प्लांट जो है इसको प्लांट खाए जा रहे हैं ये इंसेक्ट द्वारा, तो प्लांट में ऐसे क्या बदलाव ला सकते हैं कि जिससे इंसेक्ट उसको ना खा पाए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। वेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वेक्टर्स मतलब क्या, कि जो एक जीन को दूसरे जीन, एक सेल से जीन को दूसरे सेल में लेके जाता है, एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके जाता है, वो वेक्टर्स होता है बेटा। एंड नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है, ऑथेंटिकेट करने के लिए किया, सही है कि नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट जो है ऐसे प्लांट जिनका मेडिसिन बनाने के लिए काम में आते हैं, वो मेडिसिनल प्लांट का भी आइडेंटिफिकेशन हम बेटा ये डीएनए बारकोडिंग से कर सकते हैं। अगर आपको 2 मार्क के लिए एग्जाम में आया तो पहले डेफिनेशन लिखो, 2 स्टेप्स लिखो और एप्लीकेशन लिखो। इतना लिखने के बाद किसी ने अगर आपके मार्क्स काटे तो मुझे बताना, फिर बाद में मैं बात कर लूंगा। अगला, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, देखो टैक्सोनॉमी मतलब एक ही चीज है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करना मतलब टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन मतलब टैक्सोनॉमी। बट ये टैक्सोनॉमी में कैटेगरीज है अलग अलग, बराबर, कैटेगरीज। पहले उसको हाइट के बेसिस पे डिवाइड, बाद में कलर के बेसिस पे, बाद में स्वभाव के बेसिस पे, बाद में पढ़ाई कितना करता है, बाद में वो क्लास कितना रेगुलर आता है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हमने बनाए। वैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का करते हैं बेटा, तो उसमें भी क्लासिफिकेशन के अंदर अलग अलग कैटेगरीज
आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, हमेशा दिमाग में फिट करवा दो, ये कोई एक स्टेप में होने वाली प्रोसेस नहीं है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसको हेरार्ची कहते हैं, हेरार्ची। एकदम सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपको पता है, तो मराठी में वो गाना है कि घागर घेऊन निगाली पाण्या ओळण, मतलब एक याद रखना, जैसे एक घागर होता है, उस घागर पे दूसरी घागर छोटी वाली, तीसरी घागर और छोटी और छोटी, बराबर। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट होती है इसे बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन की हेरार्ची, हेरार्ची। हमारे घर में ऐसे आपको पता है बर्तन रखे हुए होते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही याद रखना है बेटा कि ये घर वाले बर्तन छोटे से बड़े होते जाते हैं और ये क्लासिफिकेशन में जो बर्तन हैं वो बड़े से छोटे होते जाते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी तो कुछ नहीं सर। क्योंकि सबसे बड़ा किंगडम होगा, उससे बाद में फिर डिवीजन होकर छोटे छोटे बनेंगे, फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। डन। तो ये हेरार्ची उसको कहते हैं, इसमें स्टेप्स है, रैंक है, कैटेगरीज है, और सब कैटेगरीज मिला के सबको, ये सबको क्या बोलते हैं हम, टैक्सोनॉमिक हेरार्ची, जो कि आप यहां पे पॉइंट देख सकते हो 2.9, क्या टैक्सोनॉमिक हेरार्ची। ठीक, अब देखो कंपलसरी कैटेगरीज कौन सी है, जो है ही है, चाहिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो उसमें सब ऑर्डर भी आपको देखने को मिलेगी, सब ऑर्डर, सब फैमिली भी देखने को मिलेगी। मैं आपको अभी बताता हूं सिंपल भाषा में क्या है सर। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा बर्तन कौन है, जैसे मैं आगे यहां पे बताऊं तो ये देखो सबसे बड़ा बर्तन है ना। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो हेरार्ची को थोड़ा सा समझते हैं, जो होता है ना एक के ऊपर एक बर्तन थे, वो एक्चुअल में क्लासिफिकेशन में कौन सी हेरार्ची होती है देख लो। देखो इसमें सबसे बड़ा बर्तन, फिर उसके उससे छोटा बर्तन, फिर उससे छोटा बर्तन, फिर उससे छोटा। ठीक, अब देखो ये जो सबसे बड़ा बर्तन है बेटा, ये है किंगडम, उसके बाद ये है डिवीजन, उसके बाद ये है क्लास, उसके बाद ये सुपर क्लास, फिर ये सीरीज, फिर ये ऑर्डर, है ना। और दो बर्तन निकालने पड़ेंगे, एक होगा आपका जीनस और बाद में होगा लास्ट में स्पेसिस। ठीक है, ये हो गया उसका, ये जीनस और ये हो जाएगा स्पेसिस, खत्म। तो स्पेसिस तक जाने के बाद फिर वो उसमें डिवीजन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल की स्पेसिस वहां पे रहेंगी। बट किंगडम की अगर मैं बात करूं तो इसमें हजारों लाखों स्पेसिस होंगे, उससे कम चीजें किसमें होंगी, ये आपके फाइलम में होंगी या डिवीजन में होंगी, उससे कम चीजें क्लास में होंगी, उससे चीज कम सब क्लास में होंगी, उससे चीजें कम आपकी सीरीज में होंगी, उससे कम चीजें बेटा आपके ऑर्डर में होंगी, उससे कम फैमिली में, उससे कम यहाँ पे जीनस में। और ये आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। सीरीज ऑर्डर इसको थोड़ा फैमिली करते हैं, चलो आ जाओ भाई, ये आ जाए फैमिली में, ये आ जाए स्पेस जीनस में, और छोटा सा एक और डॉट निकालते हैं, ये आ जाएगा आपके स्पेसिस में। डन। तो इस तरीके से, जैसे घर में बड़ा बर्तन नीचे होता है, छोटा बर्तन ऊपर होता है, बेटा इसमें उल्टा कर दो, बड़ा बर्तन ऊपर, छोटा बर्तन नीचे। तो ये क्लासिफिकेशन किया है, मैंने बोला ना आपको क्लासिफिकेशन कोई इजी नहीं है। क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं कि 1000 एनिमल्स है, अरे 500 इधर 500 उधर, नहीं, अरे वो 500 में भी सब कैटेगरीज गिरेंगी। कोई दिखने में अलग, कोई खाने में अलग, कोई रहने में अलग, एक ही स्पेसिस है बट स्वभाव अलग है, तो अलग अलग इसमें उसको डालना पड़ेगा ना। जैसे देख लो डॉग, जैसे देख लो आप ये लोमड़ी, जैसे देख लो फॉक्स, है ना, जैसे और कोई जानवर देख लो कैट, अरे सेम तो दिखते हैं बट अलग अलग इसमें डिवाइड किए हैं। प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, टैक्सोनॉमिकल हेरार्ची इसको कहते हैं, जिसमें अगर आप देखोगे थोड़ा हम एक तो अगर हम देखेंगे यहां पर तो हिबिस्कस है ना, रोजा साइनेंसिस मतलब जासवंत, तो जासवंत का क्लासिफिकेशन यहां पे दिया गया है, एक तो जासवंत, और दूसरा ये जो आपको दिख रहा है ये आपका दिया गया है ये इसको क्या बोलते हैं, उसको सांप। ठीक है, सांप का क्लासिफिकेशन देखो। अब यहां पर अगर हम बात करें ये जासवंत की, तो उसका किंगडम कौन सा होगा बेटा, प्लांटी होगा, डिवीजन उनका एंजियोस्पर्म होगा, क्लास उनका होगा डाइकोटिलीडॉन, सब क्लास होगा पॉलीपेप्टेल, सीरीज होगा थैलामीफ्लोरा, ऑर्डर होगा मैलवेल्स, फैमिली होगा मैलवेसी, जीनस होगा हिबिस्कस, और स्पेसिस होगा रोजा साइनेंसिस। तो हमें सिर्फ ये जीनस और स्पेसिस पता है, हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, क्योंकि साइंटिफिक नेम जो होता है बेटा, वो साइंटिफिक नेम में दो चीजें आती है, एक जीनस और स्पेसिस। हमेशा याद रखना, जब साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो जीनस और स्पेसिस लिखा जाता है, इसलिए जासवंत का हम नाम क्या पढ़ते हैं, साइंटिफिक नेम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। साइंटिफिक नेम हर जगह पे अप्लाई होता है, हर जगह पे, ठीक है, वही है साइंटिफिक नेम, राइट, समझे, बिल्कुल डन। तो ये चीजें आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, राइट, ओके डन। वैसी तरीके से अब सांप का देखो, एनिमल, कॉर्डेटा, रेप्टाइल्स, है ना, ये सीरीज नहीं है उसमें, ठीक, इसलिए ये डैश है ना,
टाइप्सिडा, उसके बाद है आपका स्कोमाटा, उसके बाद है इलिप्टी, उसके बाद नाजा और नाजा, ये देख सकते हो यहाँ पे अच्छे तरीके से। डन है। जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस। तो होमो आपका जीनस है, स्पेसिस क्या है आपकी, सैपियंस है। हमारी आपकी मतलब सर मैं भी तो उसमें हूँ बराबर। और बाकी ऊपर में किंगडम आपका एनिमल आ जाएगा, एनिमल्स मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होंगे हम किंगडम एनिमल आएंगे, जो प्लांट्स होंगे वो किंगडम प्लांटी में आएंगे। तो इस तरीके का डिवीजन हुआ है। चलो अब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब ये हमने सब देखा ना, ये हायरार्ची, इनको ही बेटा बोला जाएगा यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाएगा, यूनिट, रैंक, कैटेगरी, राइट, ये इस तरीके से बराबर। जैसे आपको पता है हमारे धर्म के अंदर सबसे पहले आएंगे ह्यूमंस, फिर हिंदू, मुस्लिम, क्रिच, सिख, बौद्ध, सब इसमें आएंगे, फिर बाद में सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्लासिफिकेशन जैसे हमारे ह्यूमंस का हुआ है, वैसे ही ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन अलग अलग कैटेगरी हायरार्ची में हुआ है बेटा। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं फिर। चलो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या देखना है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में देख लो, सिंपल चीज है। पहला कि स्पेसीज सबसे छोटा होता है, तो हम छोटे से बड़ा देखते हैं यहां पे। तो स्पेसीज सबसे छोटा यहां पे आप देख सकते हो, लोवेस्ट वो यूनिट होता है। ये नेचुरल टैक्सोनॉमी का एक यूनिट है, पहली चीज तो ये लिख दो। ये रैंकिंग बिलो द जीनस, जीनस के नीचे आता है बराबर है। ये लैटिन वर्ड से डिनोट होता है देखो बाइनोमियल, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, बाइनोमियल मतलब दो, ठीक है। उसके बाद ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन। स्पेसीज किसको कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिसमें वो दो ऑर्गेनिज्म उसका मेल फीमेल आपस में इंटरब्रीड कर सकता है। मुझे आप बताओ, यहाँ पे फॉक्स हमारे पास है और कुत्ता है, क्या फॉक्स और कुत्ता आपस में, इधर का फॉक्स का मेल ले लो, कुत्ता इधर फीमेल ले लो, दोनों क्या इंटरब्रीड कर पाएंगे, नहीं, बिकॉज दे आर नॉट इन सेम स्पेसिस। अगर वो सेम स्पेसिस के अंदर होते तो उनका एनिमल और एनिमल के अंदर उनका फीमेल और मेल दोनों इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो स्पेसिस मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, राइट, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल सर। साथ ही साथ सब डिवीजन इसमें आप देख सकते हो, सब डिवीजन सब स्पेसिस भी आती है, वैरायटीज भी होती है और पॉपुलेशन भी होती है। स्पेसिस में सब स्पेसिस भी होती है, वैरायटीज भी होती है, ये समझो, ये है पहला स्पेसिस। दूसरा बेटा जीनस, स्पेसिस के ऊपर का बॉस वो है जीनस। सो हायर टैक्सोनॉमिक रैंक देन स्पेसिस, पहला तो वही लिखना है कि स्पेसिस के ऊपर होता है। इसमें ग्रुप ऑफ स्पेसिस आती है, जैसे होता है ना गांव को जोड़ेंगे तो तालुका आएगा, तो तालुका के अंदर बहुत सारे गांव होंगे, वैसे ही बेटा जीनस के अंदर बहुत सारे स्पेसिस होंगे, क्योंकि स्पेसिस से बड़ा कौन है, जीनस है ना, यस। और इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम होते हैं, बाहर से दिखने में वो सेम होते हैं, जैसे ये फॉक्स और ये कुत्ता दोनों एक ही इसमें आएंगे, किसमें, जीनस में, ठीक है, क्योंकि बाहर से तो देख रहे हैं ना सेम, लगभग सेम दिख रहे हैं। ओके, जैसे कि टाइगर हो गया, जैसे कि लेपार्ड हो गया, लायन हो गया, इन सब का जीनस एक ही है बेटा, पैंथेरा, बट उनकी स्पेसीज अलग अलग है आगे चल के। उसके बाद टोमेटो देखो, ब्रिंजल, भिंडी और टोमेटो का स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, लगभग सेम है अंदर की भी, तो उनका जो जीनस है वो एक आ जाएगा, दैट इज द सोलैनम, है ना। तो जीनस के अंदर बहुत सारे स्पेसीज होते हैं। चलो जीनस के ऊपर कौन होता है ये देख लो अभी, बराबर, यस, जीनस के ऊपर होता है बेटा फैमिली, है ना, ये अपनी वाली फैमिली नहीं है ना, ये हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन की एक पार्ट है, दैट इज फैमिली, राइट, हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है, दैट इज फैमिली। सो वन ऑफ द मेजर हायरार्चियल टैक्सोनॉमिक रैंक है, हायरार्चियल क्या है कि मेजर, वन ऑफ द बड़ी है, ठीक है, फैमिली। रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा, बोला ना, जेनेरा मतलब क्या है बेटा, जीनस है, यही जीनस है। तो जीनस जो है वो सब उनके ग्रुप को फैमिली में डाला जाएगा, बराबर। स्पेसीज के ग्रुप को जीनस में डालेंगे, जीनस के ग्रुप को फैमिली में डालेंगे, बराबर, हाँ। जैसे हिबिस्कस, उसके बाद गॉसिपियम, सीडा, उसके बाद बॉम्बेक्स, ये सभी के सभी फैमिली में आएंगे, कौन सी, मैलवेसी। और फैमिली में ए सी ई ए ई, है ना, ये वर्ड लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो जिस वर्ड के लास्ट में सी ए ई वर्ड देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा यहां पर फैमिली के अंदर, ठीक है। क्या देखने को मिला, CEAE, मालवेसी, बराबर। चलो ये हो गया आपका फैमिली। नेक्स्ट में ऑर्डर, फैमिली के ऊपर कौन है, ऑर्डर, सबसे नीचे कौन, स्पेसिस के ऊपर कौन, जीनस के ऊपर कौन, फैमिली के ऊपर कौन, ऑर्डर। ये देखो इसमें सिंपल क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज डाली जाएंगी ये ऑर्डर में, ऑर्डर को ही कोहोर्ट कहा जाता है, कोहोर्ट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, पेपावेरेसी CEAE है, ब्रासिस की CEAE है,
उसके बाद है कॉपेरिडिसी, यानी क्या, कैपेरिडिसी यानी CEAE है। ये सब के सब फैमिलीज को एक ऑर्डर में डालेंगे, उसको बोलेंगे यहां पर प्राइटल्स। प्राइटल्स जो कि आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर, मतलब सिंपल बात है, फैमिली को, क्लोज रिलेटेड फैमिलीज को यहां पर ऑर्डर के अंदर हम डालते हैं। नेक्स्ट में देखो बेटा क्लास, क्या देखेंगे भाई, क्लास। ये क्लास क्या है, ये डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल रैंक है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, जिसमें याद रखना है आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हायर देन ऑर्डर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये ऑर्डर के ऊपर आता है, बराबर है ना सर, ये ऑर्डर के ऊपर आता है, मतलब क्लास का ये ऑर्डर का बॉस कौन है, क्लास है। हम उल्टा जा रहे हैं, पता है ना, हम उल्टा जा रहे हैं, छोटे से बड़ा बड़ा देखते हुए जा रहे हैं, फिर लास्ट में सबसे बड़ा देखेंगे, है ना। यस सर, तो ऐसा ही करना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि छोटा जो होता है उससे ही ऊपर तक सब कवर करते हुए जा रहे हैं, इसलिए हमने स्पेसिस सबसे छोटा पहले देखा है। अब देखो यहां पर अच्छे से थोड़ा समझो बेटा, क्या समझो बेटा। अब थोड़ा सा मैं आपको, मैंने जो अभी बोला उसको थोड़ा रिलेट करके दिखाता हूं। देखो ये स्पेसिस है सबसे पहले, तो हम स्पेसिस पढ़ते पढ़ते हुए लास्ट तक कहां पर पहुंचेंगे, किंगडम में पहुंचेंगे। डन, हाँ आ जाओ, ये बेटा आ जाओ इधर। हाँ ये देखो क्लास, देखो ये क्लास का कैसा है, क्लोजली रिलेटेड होता है ऑर्डर्स, बराबर। ऑर्डर्स जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं वो क्लास में आते हैं, बराबर है। जैसे कि देखो कार्निवोरा एंड प्राइमेट्स, ये मैमेलियंस में आ जाएंगे। ये मैमेलियन क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्लास हो जाएगा। मैमेलियन क्या है, क्लास है। 4 क्लास होते हैं, मैमेलियन, रेप्टाइल, एव्स एंड एम्फीबियंस। ठीक, अब इसमें देखो आप डिवीजन देखो, और क्लास के ऊपर कौन होता है, डिवीजन होता है ना, उल्टा देख रहे, क्लास के ऊपर कौन होता है, डिवीजन। डिवीजन को ही हम क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। तो क्लोजली रिलेटेड क्लासेस किस में आएंगे, फाइलम में आएंगे। देखो हर एक इसका एक ही वर्ड दे आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले, तो क्लोजली रिलेटेड क्लास डिवीजन में आएगा, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर क्लास में आएंगी, और इसके पहले जो था, ठीक है, यस, तो वो जो है वो क्लोजली रिलेटेड वो उसमें आएगा। जैसे कि अभी किंगडम की बात करें तो क्लोजली रिलेटेड फाइलम किंगडम में आएगा। तो ऐसे ही वर्ड्स लिखने हैं सबके साथ एक जैसे। तो जैसे एंजियोस्पर्म्स, ये एक डिवीजन है जो कि डाइकोटिलीडॉन एंड मोनोकोटिलीडॉन दोनों को उसमें आता है। मतलब ये डाइकोटिलीडॉन क्या है बेटा, ये क्लास है, ये क्लास 1, ये क्लास 2, ठीक है, ये दोनों के दोनों इस डिवीजन में आते हैं, दैट इज एंजियोस्पर्मी। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन में क्लोजली रिलेटेड क्लास होते हैं। लास्ट वाला किंगडम, तो ये हाईएस्ट यूनिट है। जैसे मैंने बोला आपको छोटे से बड़ा देख रहे हैं, तो हाईएस्ट किंगडम पे पहुंचेंगे। ये देखो हाईएस्ट यूनिट, इसमें क्या होंगी, क्लोजली रिलेटेड डिविजन्स या फिर फाइलम्स इसमें डाले जाएंगे। जैसे किंगडम प्लांटी, तो प्लांटी में एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म ये क्या हो जाएंगे, जैसे कि वो तो छोड़ दो, ठीक है। इसमें सबसे पहले फिनोरगैम्स, जिनको फ्लावर आते हैं ऐसे प्लांट, क्रिप्टोगैम्स जिनको फ्लावर नहीं आते ऐसे, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, ये डिवीजन हो जाएंगे। ये डिवीजन हो जाएंगे या फिर ये फाइलम हो जाएंगे, ये डिवीजन हो जाएंगे या फिर ये फाइलम हो जाएंगे, और ये दोनों के दोनों किंगडम में आएंगे। कौन से, प्लांटी, ये देखो प्लांटी, मतलब प्लांटी किंगडम है और उसके अंडर क्या हो जाएंगे, डिवीजन। कौन से, क्रिप्टोगैम एंड फिनोरोगैम, क्रिप्टोगैम एंड फिनोरोगैम्स। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेरी वेल, दैट इज ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची देखा, जैसे अपने घर के अंदर बर्तन होते हैं, वैसे यहां पर क्लासिफिकेशन के अंदर लेवल्स है, कैटेगरीज है, रैंक है, उसे ही हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची कहते हैं। वो चालू होता है आपका किंगडम से, किंगडम, डिवीजन, फिर ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर के पहले क्लास, तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, उसके पहले फैमिली, जीनस, स्पेसीज। फिर से पढ़ता हूं, सबसे पहले किंगडम, फाइलम, डिवीजन बोल दो, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। उल्टा बोलना है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलो अब थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर को देखते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर देखने के बाद फिर 5 किंगडम सिस्टम हम देखेंगे, बराबर। हाँ सर, देख लो 5 किंगडम सिस्टम होने के बाद फिर अपना क्या हो जाएगा, यहां पे बेटा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, है ना। डन, ओके सर, ओके सर। देखो सबसे पहले अभी हम यहां पर क्या देखने वाले हैं पता है, हम देखने वाले हैं सबसे पहले अभी नॉमेनक्लेचर। किधर है अभी हम नॉमेनक्लेचर, रुको, यस, ये देखो नॉमेनक्लेचर पे आ गए, बराबर, ओके डन। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, नाम देना। बहुत ही इजी है ये, बहुत इजी है नाम देना, मतलब नॉमेनक्लेचर। जैसे आपको पता है ना, आपका जैसे आपका बर्थ हुआ था, बर्थ के बाद आपको नाम दिया गया, है ना, नाव ठेवण्याचं कार्यक्रम असेल, त्याला बारशाचा कार्यक्रम म्हणतो, मराठीमध्ये काय म्हणतो, बारशाचा कार्यक्रम। तसंच इथे वैसे ही इधर भी नाम रखने का एक पद्धत है, मेथड है बेटा, उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर।
अब नाम दो प्रकार के, एक जो वर्नैकुलर नेम होते हैं यानी कॉमन नेम, यानी इसको ही हम लोकल नेम भी कहते हैं, और दूसरा होता है साइंटिफिक नेम यानी इसको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, क्योंकि इसमें दो नाम होते हैं, दो नाम, दो वर्ड से एक नाम बनता है। दो नाम नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे ये बोल देंगे कि बेटा यहाँ पे दो वर्ड्स होंगे जो करके एक सिंगल नेम उससे बनेगा। ठीक है, देखो जिस तरीके से एनिमल के अंदर नाम देना है तो दो सिस्टम्स है, एक कॉमन नेम, लोकल नेम, वर्नैकुलर नेम, तीनों के तीनों वर्ड एक ही है। जैसे आपका दो नाम होते हैं, एक घर में आपको पप्पा बोलते हैं, सोनिया बोलते हैं, है ना, जो भी है, चिंटू बोलते हैं, तो वो घर में जो नाम होता है वो पप्पा चिंटू, वो हो गया आपका वर्नैकुलर नेम, लोकल नेम या फिर कॉमन नेम। और आपका साइंटिफिक नेम क्या है, पूरा नाम आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सौरव गाडगे, तो ये मेरा हो गया साइंटिफिक नेम, है ना, जो दो नाम से बनता है। तो हमारा तो नाम तीन नाम से बनता है, सौरव महादेव गाडगे, मतलब मेरा नाम, मेरे पप्पा का नाम, फादर का नाम और मेरा सर नेम, है ना। तो उसी प्रकार से बेटा वर्नैकुलर नेम मतलब किसी भी एनिमल प्लांट का लोकल नेम, जैसे हम भिंडी बोल देंगे, जैसे हम धनिया बोल देंगे, जैसे हम टमाटर बोल देंगे, जैसे हम सोयाबीन बोल देंगे, जैसे हम तूर बोल देंगे, है ना। ये हो जाएंगे बेटा वहां पर वर्नैकुलर नेम्स, कॉमन नेम्स या फिर लोकल नेम जिसको कहा जाता है। ठीक, देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो पैंसी है, पैंसी ये एक प्लांट है, इसका वायोला ट्राइकलर एक साइंटिफिक नेम है, जिसके 50 से भी ज्यादा कॉमन नेम्स है, 50 से भी ज्यादा, जस्ट इमेजिन, बराबर। यस सर, मैंगो हैज अ 50+ संस्कृत नेम, मैंगो को 50 से भी ज्यादा संस्कृत वर्ड्स नाम है। तो प्रॉब्लम क्या है, कॉमन नेम्स जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे भारत में हूं, मैं पाकिस्तान चला गया, उधर धनिया धनिया बोल दिया, उनको नहीं समझ में आया। जैसे हमारे एरिया में अगर भिंडी को कोई एक नाम है तो वो हम किसी जगह पे, अलग जगह पे जाएंगे, उधर बोलेंगे, जैसे जापान में जाएंगे और बोलेंगे भिंडी दो, भिंडी भिंडी चाहिए, भिंडी भिंडी की सब्जी दो, देंगे क्या, प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि लोकल नेम इज डिफर विद द प्लेस, वो प्लेस के साथ बदलेगा, वहां पर लोगों को वो समझ में नहीं आएगा, कम्युनिकेशन में गैप वहां पे क्रिएट होगा बेटा। लोकल नेम्स जो होते हैं ना वो बदलते रहते हैं, इसलिए फिर एनिमल्स ने क्या, एनिमल्स नहीं सर, साइंटिस्ट ने क्या किया, एनिमल्स एंड प्लांट्स के एक तो कॉमन नेम बोला, ठीक है, कॉमन नेम देंगे एक, और उसके बाद एक साइंटिफिक नेम देंगे। ऐसा साइंटिफिक नेम होगा जो कहीं पे भी जाएंगे तो भी वो लागू होगा, सबको वो समझेगा, दैट इज द साइंटिफिक नेम, है ना। तो वो साइंटिफिक नेम हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, जो दो वर्ड से बना होता है, एक नेम दो वर्ड से, इसलिए उसको बायनोमियल, बाय दो नोमियल वर्ड या दो नेम, ठीक है। ये कार्ल लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, किसने बेटा, कार्ल लिनियस, कार्ल लिनियस, ठीक है। अब इसमें दो जो नेम थे वो कौन से थे, पहला था जेनेरिक इपिथेट और दूसरा था स्पेसिफिक इपिथेट, है ना। देख लो बेटा, पहला जेनेरिक, दूसरा स्पेसिफिक। तो जो पहला था वो याद रखना है आपको, इसको बोलते हैं हम जीनस, जीनस का नाम ये रहता है, ठीक है, क्या बोलता है ये, क्या रहता है ये, जीनस का नाम। और जो दूसरा नाम रहता है ये स्पेसीज का नाम रहता है, स्पेसीस। और ये जीनस और स्पेसीस दो वर्ड से जो नाम बनता है वो साइंटिफिक नेम है, वो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर उसको कहलाते हैं हम। जैसे हम ह्यूमन का थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूं, होमो क्या है, ह्यूमन का जीनस है, और स्पेसीज क्या हो जाएगा, सैपियंस, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा ह्यूमन का नेम, साइंटिफिक नेम। अगर हम मैंगो का लिखे तो चलो यहां पे मैं लिख देता हूं मैंगो, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या आ जाएगा बेटा, मैंगो का साइंटिफिक नेम आ जाएगा यहां पर मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा होगा उसका जीनस, और इंडिका ये होगा उसका स्पेसिस, तो इंडिका, ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो इस तरीके से ये साइंटिफिक नेम है मैंगो को। जापान में जाएंगे बोलेंगे मैग्नीफेरा इंडिका, उसका जूस दे दो, समझेंगे वो, बराबर। चलो अब देखो बायनोमियल जो नॉमेनक्लेचर है, दूसरा वाला जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब जगह पे चल रहा है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, सब जगह पे चलती है, हाँ, मराठी अपने एरिया में चलती है, उसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस है, हिंदी का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है, ठीक। वैसे ही यहां पर साइंटिफिक नेम जो होता है बेटा, ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की कुछ रूल्स है, पद्धत है, कुछ नाम जो हम देते हैं ना उसका कुछ रूल है, ऐसे ही नहीं कुछ भी नाम दे देंगे। तो पहला उसमें एक जनरल इपिथेट होना चाहिए, मतलब आपको पता है कि इसमें क्या होना चाहिए, जीनस का नेम होना चाहिए, मैंने आपको बोला। उसके अंदर स्पेसीज का नेम होना चाहिए, ठीक। अब जो जीनस का नेम है वो होना चाहिए सिंपल नाउन, पहले आना चाहिए जीनस, बाद में होता है स्पेस, जैसे होमो, जीनस पहले, होमो, सैपियंस स्पेसिस बाद में, बिगिंस विद कैपिटल लेटर, हमेशा याद रखना है। जो होमो होता है, होमो से होमो, HOMO, होमो, सैपियंस
तो ये एच देखो पहला जीनस का लेटर पहला ही है वो कैपिटल में आता है। जो स्पेसिफिक इपिथेट होता है ये डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्टिव्स, नेम्स, लेटर बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर। जो बाकी का नाम है वो सेपियंस जो है वो स्मॉल लेटर होना चाहिए, तो इधर हम यस क्या करेंगे स्मॉल कर देंगे बेटा, आ जाओ ये कर दिया सेपियंस, बराबर। हाँ, उसके बाद साइंटिफिक नेम मस्ट बी अंडरलाइन, हमेशा याद रखना कि ये होना चाहिए अंडरलाइन। पहली तो एक तो अंडरलाइन होना चाहिए और दूसरा इटलाइज होना चाहिए। अंडरलाइन मतलब क्या कि चलो मैंने इसको कर दिया अंडरलाइन, हमेशा याद रखना साइंटिफिक नेम जब लिखा जाता है ना तो वो अंडरलाइन ही उसको करते हैं। और दूसरा क्या कि वो ना थोड़ा सा टेढ़ा होता है, टेढ़ा मतलब क्या होता है वो इटैलिक होता है, ऐसा टेढ़ा, अंडरलाइन और टेढ़ा होता है, बराबर। ये दो चीजें याद रखनी है। जेनरिक एंड साइंटिफिक इपिथेट मस्ट हैव लेस देन 3 एंड मोर देन 13 लेटर्स। एक तो 3 लेटर से देखो, डू नॉट हैव, एक तो तीन से कम लेटर नहीं होनी चाहिए और 13 से ज्यादा लेटर नहीं होनी चाहिए। मतलब हर कोई साइंटिफिक नेम किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का, करोड़ों स्पेसीज है, उन सब का साइंटिफिक नेम 3 लेटर से कम नहीं होगा और 13 लेटर से ज्यादा नहीं होगा, उसके बीच में ही होना चाहिए साइंटिफिक, ये आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर नाम। उसके साथ साथ ऑथर्स नेम जो है वो लास्ट में ऐड किया जाएगा, जैसे कि होमोसेपियन, या फिर अगर हम बात करें लीनियस, होमोसेपियंस के बाद यहां पर एल हम डाल देंगे, इटैलिक होगा ना, टेढ़ा होगा, याद रखना एल डाल देंगे। तो अब यहां पर आप देखोगे तो मैग्नीफेरा इंडिका एल, ये हो गया उसका पूरा, अच्छे से पूरा लिख दिया हमने साइंटिफिक नेम्स को, है ना। सो कोड यहां पर आप देख सकते हो, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर algae, फंजाई एंड प्लांट्स वाज पब्लिश इन 16 जून 2018। तो एक कोड भी दिया गया क्लासिफिकेशन के लिए। तो आप देख रहे हो ऐसे रूल्स है बेटा बाइनोमियल क्लासिफिकेशन के लिए, साइंटिफिक नेम्स के लिए ऐसे रूल्स है ना। कैसे भी ऐसा भी कोई भी सोचा और डाल दिया, ऐसा नहीं। तो साइंटिफिक नेम के आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे सनफ्लावर है हेलियंथस एनस, देखो एच कैपिटल है एच का, हेलियंथस एनस, एंड यहां पे ऑथर का नाम है, और ये होना चाहिए बेटा ऐसा टेढ़ा सिर्फ बस, ठीक है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है। उसके बाद देखो ये मैग्नीफेरा इंडिका एल, एंड यहां पर आप देखो नाजा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ऑथर्स का नेम मस्ट बी एडेड आफ्टर द साइंटिफिक एग्जांपल मेड का लीनियस, ठीक है। कार लीनियस नहीं दिया ना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया बेटा, कार्ल लीनियस ने दिया, इसलिए एल हम लिखते हैं। और ये नीट के एग्जाम में इस पे सवाल भी आया था, किस पे, नीट के एग्जाम में इसका सवाल भी आया था, ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो आगे जो है हमारा पार्ट, जो कि हम नेक्स्ट इसका लेक्चर में देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे भाई साइलेंट फीचर ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, और 5 किंगडम सिस्टम पूरा कंप्लीट कर देंगे तो हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 2 का हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया है। अभी पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, तो 5 किंगडम सिस्टम। 5 यानी 5, किंगडम मतलब पूरी की पूरी इस अर्थ के ऊपर जो भी सारे एनिमल्स है वो 5 ग्रुप में डिवाइड किए गए, जिनको ही हम 5 किंगडम सिस्टम इस नाम से जानते हैं। अब सबसे पहला सवाल, ये 5 किंगडम सिस्टम दी किसने, तो उस साइंटिस्ट का नाम है R.H. विटाकर, ठीक है, 1969, ठीक है, 1969 के अंदर 5 किंगडम्स के अंदर क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन बेटा किसका किया, ऑर्गेनिजम्स का। ऑर्गेनिजम्स में आपका प्लांट भी आएगा और एनिमल्स भी आएंगे, दोनों भी इसमें आने वाले हैं, ठीक है सर। सो विटाकर प्रपोज दैट 5 किंगडम सिस्टम टू ओवरकम लिमिटेशंस ऑफ 2 किंगडम सिस्टम। मतलब इसके पहले जो 2 किंगडम सिस्टम था, है ना, उसके आगे अभी 2 किंगडम सिस्टम कौन सा था, जिसमें 2 ग्रुप में क्या किया गया, एनिमल्स को एंड प्लांट्स को, मतलब ऑर्गेनिजम्स को, राइट। सो ऑर्गेनिज्म में 2 आएंगे बेटा, एक आएंगे प्लांट्स और दूसरा आएगा एनिमल्स, ठीक है, यस सर। सो इनको दोनों को डिवाइड करने वाला 2 किंगडम सिस्टम जो था वो था एक किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, यानी 2 किंगडम सिस्टम थे। बट याद रखना, ये जो 2 किंगडम सिस्टम दिया ये लीनियस ने दिया, कार्ल लीनियस, और 5 किंगडम सिस्टम जो दिया वो R.H. विटाकर ने दिया। सिंपली चीज याद रखना कि 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया, 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया। अब 2 किंगडम 2 ही है, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, बराबर। बट ये जो 5 किंगडम सिस्टम था इसमें एनिमेलिया और प्लांटी तो था ही, प्लस अलोंग विद दैट इसके अंदर किंगडम फंगाई, ठीक है, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम मोनेरा। तो अगर एक सीक्वेंस में अगर हम पढ़े
तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगा एंड एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगा एंड एनिमालिया। तो अभी इस एक एक किंगडम को हम अच्छे से समझते हैं। पहला वाला किंगडम मोनेरा, है ना। जैसे कि मैंने बोला आपको कि ये जो आर.एच. विटाकर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑर्गेनिजम्स जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया। पहला किंगडम हम देख रहे हैं जिसका नाम है बेटा मोनेरा, किंगडम मोनेरा। इसमें क्या था, सबसे पहली चीज तो ये यूनिसेलुलर थे। अब यूनिसेलुलर मतलब कि जो वन सेल से बना हुआ हो, बराबर, वन सिंगल सेल से बना होता है। उसके बाद इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल थी। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसका न्यूक्लियस अनडेवलप होता है, ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस जो होता है सेल का, ठीक है, अनडेवलप होता है बेटा, अनडेवलप्ड, इसको ही हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है, अनडेवलप्ड होता है, जिसको याद रखना है। उसके बाद ये जो थे वो ओमनीवेरेंट, ओमनीवेरेंट मतलब जो हर जगह पे मिलते हैं। ओमनीवेयर मतलब हम बोल सकते हैं यहां पे प्रेजेंट एवरीवेयर, हर एक जगह पर जो मिलते हैं वो होते हैं ओमनीवेरेंट, ठीक है। जैसे हमारे गांव के अंदर कुछ लोग होते हैं या सिटी के अंदर जो हर जगह पे मिल जाते हैं, चाय की टपरी पे, किसी दुकान में, चौराहे पर, बस स्टॉप के ऊपर, और बहुत सारी जगह है वहां पे मिलते। सो दीज आर ओमनीवोरेंट, ठीक है। सो मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स को डाला गया वो यूनिसेलुलर थे, प्रोकैरियोटिक थे, ओमनीवेरेंट थे, ठीक है। उसके बाद नॉट जनरली इनहिबिटेड बाय अदर, मतलब वहां पर हैबिटेट मतलब रहने की जगह वैसे कुछ नहीं थी। सिंपल चीज की फीचर, एक सेल से बना हुआ, प्रोकैरियोट्स, डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। देखो, नो वेल डेवलप्ड डीएनए, फिर वो न्यूक्लियस को हम न्यूक्लॉइड कहते हैं, न्यूक्लॉइड, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, ठीक है। अगर वो डीएनए है तो कैसा है फिर, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्मॉलर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड प्लाज्मिड ऑफन प्रेजेंट, कभी कभी क्या होता है प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। देखो दो चीजें, एक न्यूक्लियोइड एक प्लाज्मिड्स। न्यूक्लियोइड क्या है कि जब न्यूक्लियस डेवलप ना हो, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, जब डीएनए डेवलप ना हो या न्यूक्लियस डेवलप ना हो उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, डीएनए एज ए न्यूक्लियोइड, क्योंकि वो अनडेवलप्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे स्मॉल सर्कुलर डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसे प्लाज्मिड कहते हैं, वो भी कभी कभी इनमें प्रेजेंट होता है। उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडिग्लाइकॉन नाम के केमिकल से बनती है, जिसको ही म्यूरिन भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन। और ये क्या है, पॉलीमर है शुगर एंड अमाइनो एसिड का। क्या, तो शुगर एंड अमाइनो एसिड को जब बार बार आपस में जोड़ा जाएगा, शुगर अमाइनो एसिड, फिर से शुगर अमाइनो एसिड, जब इसको बार बार जोड़ा जाता है तब पॉलीमर बनता है। पॉली मतलब मेनी, मर मतलब यूनिट, एक ही यूनिट को बार बार जोड़ेंगे पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। उसे ही याद रखना म्यूरिन कहते हैं, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकॉन। सिंपल, जो सेल वॉल है इन मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनती है, उसे ही म्यूरिन कहते हैं। और पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरिन क्या है, पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड को बार बार जोड़ के तैयार हुए वाला केमिकल। इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, उसके ऊपर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, ये आप याद रखना, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, बट आगे देखो क्या है, अब्सेंट नहीं होते, है ना, मेम्ब्रेन उसके ऊपर नहीं होता। राइबोसोम जो होते हैं वो आप देखो स्मॉलर इन साइज, जैसे 70s वाले राइबोसोम यहाँ पे होते हैं, ठीक है, यस 70s, 80s वाला नहीं। तो मैं यहां पर ऐसा कर सकता हूं कि यहां पर इस चीज को पूरे का पूरा मैं मिटा सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा इसको खत्म मतलब बंद भी कर सकते, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है सर। यहां तक तो समझ में आ गया, राइबोसोम छोटा वाला होता है। फिर सर और अगर आप देखोगे यहां पर तो मॉर्फोलॉजिकली पहले तो रिप्रोडक्शन की, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे बनती है, तो रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन एक पहला, या फिर बडिंग। बाइनरी फिजन मतलब जब एनिमल की जो बॉडी होती है, एक बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो वो हो जाएगी बाइनरी फिजन। बडिंग मतलब जब मेन बॉडी को छोटा सा बड आता है और ये बड आगे चल के एक नया एनिमल बनाता है, दैट इज बडिंग, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। बिल्कुल, मॉर्फोलॉजिकली शेप कैसे होगा इसका, स्पेरिकल। देखो मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से वो स्पेरिकल है, स्पेरिकल मतलब इस तरीके से। बेसिक बेसिलस मतलब रॉड लाइक। विब्रो, विब्रो मैनी कॉमा लाइक, ठीक है। उसके बाद यहां पर स्प्रिंग लाइक भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्पेरिकल है सर, स्पेरिकल तो जो है स्पेरिकल मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग मॉर्फोलॉजी ये किंगडम मोनेरा के अंदर की जो और एनिमल्स है उनके अंदर देखने को मिलेगी। मॉर्फोलॉजी मतलब वो बाहर से कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। ये किंगडम मोनेरा। कुछ देख लेते हैं इसमें डिवाइड किए वाले, है ना। ये देखो, कोकस, कोकोबैसिलस, वाइब्रियो,
बैसिलस रॉड शेप, कॉमा शेप, सर्कुलर, स्पिरुलियम स्प्रिंग के जैसा है, एंड स्पाइरोकेट। सो ऐसे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया सेल्स इस मोनेरा में डाले गए। मोनेरा, किंगडम मोनेरा, जो आरएच विटाकर थे उन्होंने। ठीक है, अब मोनेरा के अंदर सबसे पहला जो बैक्टीरिया है बेटा वो है आर्चियो बैक्टीरिया। आर्चियो है ना, सैराट नाम का पिक्चर देखा, उसमें जो आर्चियो है वो उससे रिलेट कर सकते हो, आर्चियो बैक्टीरिया। इसको ही यू बैक्टीरिया भी कहते हैं, आर्चियो बैक्टीरिया। सबसे खास बात, ये जो बैक्टीरिया है कहां पे मिलते हैं? एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब जैसे आप जहां पे रहते हो, हम जहां पे रहते हो वो नॉर्मल कंडीशन, बट बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो या बहुत ज्यादा ठंडा वातावरण हो तो वो एक्सट्रीम कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सट्रीम कंडीशन। अब इसीलिए ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, इनको एक्सट्रीमोफिल्स कहा जाता है। एक्सट्रीमोफिल्स बिकॉज इट इज लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन। आर्चियोबैक्टीरिया, ठीक है, जो मोनेरा के अंदर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो वॉल्केनिक, जहां पे ज्वालामुखी होता है वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, उधर ये फाउंड होते हैं। ऐसे झरने जो साल्ट होता है पूरा, उसमें नमक भरा होता है, जिसमें जिंदा नहीं रह सकते, उसमें ये जिंदा रहता है। और ऐसे झरने गर्म पानी के, हॉट स्प्रिंग, उनके अंदर ये होते हैं, है ना। अब इसमें दो एनिमल्स आपको याद रखने हैं, मतलब बैक्टीरिया, एक हेलोफिल्स जो हाई टेम्परेचर में जिंदा रह सकते हैं, सैलिनिटी मतलब साल्ट, सॉरी सैलिनिटी मतलब साल्ट, सो हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन में जिंदा रहने वाले। थर्मोफिल्स, थर्मो मतलब टेम्परेचर, जो ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में जिंदा रहने वाले, सर्वाइव करने वाले। ठीक है जी सर। कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया भी है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यहाँ पर जो रुमिनेंट्स होते हैं, रुमिनेंट्स मतलब क्या होता है यहाँ पर? कैटल्स। सो वो कैटल्स के, याद रखना कहां पे होते हैं ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मीथेन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, जो कैटल्स के बेटा पेट में प्रेजेंट होते हैं, गट में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि क्या होता है वो मीथेन वहां पर ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि जो काऊ डंक है वो आगे चल के बायोगैस प्रोडक्शन, पता है आपको, बायोगैस प्लांट जिसमें मीथेन होता है, CH4, ठीक है, ये CH4। तो ये आपको इन बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से समझना है, विच इज यू बैक्टीरिया, जो मोनेरा के अंदर आएंगे। ठीक है, अगला देखो, दूसरा है यू बैक्टीरिया। पहला अर्चियो बैक्टीरिया हो गया, अर्चियो बैक्टीरिया। अब ये यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसकी सेल वॉल देखो किससे बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन नाम का केमिकल है, जिससे कि इसकी सेल वॉल बनी होती है, केमिकल। जी सर, आगे, क्योंकि याद रखना सेल वॉल जो है वो प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो। बट बैक्टीरिया में भी सम बैक्टीरिया जो होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, ये समझ लीजिए अच्छे से। अब इसमें देखो, ये जो बैक्टीरिया है इसमें से कुछ आपके ऑटोट्रॉप से, कुछ हेटरोट्रॉप से, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, कुछ दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब सिंपल, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं वो फोटोसिंथेसिस ही अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं। एक तो फोटोसिंथेसिस या केमोसिंथेसिस, यानी जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो फूड रिलीज होता है, ठीक है, फूड रिलीज होता है, उस फूड को खाके उस पे फीड करने वाले होते हैं केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कौन कौन से होते हैं? सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। और यहां पर फोटोसिंथेटिक में देखो क्लोरोबियम एंड क्लोरोमेशियम, क्लोरोबियम क्लोरोमेशियम। तो कुछ फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस से, कुछ केमोसिंथेटिक, केमिकल रिएक्शन से जो फूड निकलेगा उसमें फीड करने वाले हैं। हेटेरोट्रॉप्स ये मोस्ट अबंडेंट है, ज्यादा से ज्यादा यही देखने को मिलते हैं। दीज आर दी डिकम्पोजर्स, मतलब कि जो डेड मटेरियल है उस पे उसको खाएंगे ये, और डेड मटेरियल से अपना फूड लेंगे, दैट इज हेटेरोट्रॉप्स, डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड पर्पस। ठीक है, अब यूजफुल बैक्टीरिया भी है कुछ, ठीक है। कौन कौन से यूजफुल बैक्टीरिया है देखो, पहला लैक्टोबैसिली, दही बनाने के लिए, दूध का दही जो बनाते हैं वो लैक्टोबैसिली होते हैं। उसके बाद और है एजेटोबैक्टर, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बेटा प्लांट्स के अंदर, प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, क्योंकि जो प्लांट है वो N2 फ्री फॉर्म में नहीं लेता, उसको फिक्स करना पड़ता है, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रोजन को, तब वो ले पाते हैं, और ये बैक्टीरिया करके देता है एजेटोबैक्टर प्लांट को। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है, सो ये यूज की जाती है, यूज अगेंस्ट बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये यूज किया जाती है। और हमेशा रखना, एंटीबायोटिक वर्ड कभी भी आए तो समझ जाना कि ये जो है वो हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ही यूज कर रहे हैं। ओके, यस। उसके बाद कुछ यहां पर हार्मफुल बैक्टीरिया भी है, जैसे कि टाइफाइड,
जिससे टाइफाइड होता है, क्लोरेला होता है, ट्यूबरक्लोरोसिस होता है, टिटेनस होता है, और 4 डिसीज आर आर है ना, यहाँ पर डिसीज कितने हैं, 4 है, और सब किससे होते हैं, कॉज बाय बैक्टीरिया। तो कुछ यूजफुल बैक्टीरिया, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है दैट इज यू बैक्टीरिया, इनको ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे कुछ ऑटोट्रॉप्स है, कुछ हेटेरोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स अगर है तो फिर वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं, या वो केमोसिंथेसिस करके बनाते हैं। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट देखो अभी माइकोप्लाज्मा। ठीक है, एक आर्चियोबैक्टीरिया हो गया। देखो क्या क्या पढ़ा हमने, सिंपल चीज है। हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा, किंगडम मोनेरा देखा। किंगडम मोनेरा के अंदर आर्चियोबैक्टीरिया लिया, यू बैक्टीरिया लिया। अब हम यहाँ पर जो है माइकोप्लाज्मा देखेंगे। सिंपली चीज है ये सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म, सिंपल स्मॉलेस्ट है, स्मॉल सबसे छोटा, स्मॉल सबसे छोटा। ठीक है, डू नॉट हैव सेल वॉल, इसको सेल वॉल नहीं होती। मेनी फॉर्म्स आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब क्या होता है, जो डिसीज कॉज करे, डिसीज कॉज करने वाला है ना, जिससे डिसीज आपको हो, वो पैथोजेनिक होता है। रेजिस्टेंस टू कॉमन एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से कुछ इसका लेना देना नहीं, मतलब एंटीबायोटिक यूज भी करे तो कोई फायदा नहीं। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया, हमेशा याद रखना, बैक्टीरिया है जो मोनेरा के अंदर आता है, किंगडम मोनेरा के अंदर ये आता है। ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, लिविंग फॉर्म, सबसे लिविंग फॉर्म। अगर किसी ने पूछा आपको कि कोई ऐसी चीज जो जिंदा है और जो सबसे छोटी है, माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर। ठीक है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, इस पे सेल वॉल नहीं है, दैट्स व्हाई रेजिस्टेंट टू मोस्ट टू कॉमन एंटीबायोटिक्स। सो रेजिस्ट करता है कॉमन एंटीबायोटिक्स को, असर नहीं होता। ठीक है, चलो अब दूसरा देखेंगे। देखो किंगडम प्रोटिस्टा, जैसे 5 किंगडम सिस्टम मैंने बोला आपको देखनी है हमें। पहला तो हमारा अभी हो गया, दैट इज मोनेरा। अब किंगडम प्रोटिस्टा देखेंगे। प्रोटिस्टा में सबसे पहला प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। ठीक है, उसके बाद एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगाई लाइक प्रोटिस्टा, फिर हम फंगाई देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम प्रोटिस्ट देख लेते हैं, उसमें प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंगा लाइक। सबसे पहला देखेंगे प्लांट लाइक। सबसे पहला तो आप ये देख लो, जान लो कि किंगडम प्रोटिस्टा एक्चुअल में है क्या। इसमें यहां पर बेटा ग्रुप ऑफ एनिमल होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सिंगल सेल से, और यूकैरियोटिक, याद रखना यहां पर जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होता है, यानी कि इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, राइट, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। साथ ही साथ these organisms show link with all eukaryotic kingdom like प्लांटी, फंगाई एंड एनिमेलिया। इनके अंदर वो लिंक शो करते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें शो करते हैं जो तीनों में भी हो। अब चलो पहला मैंने आपको बोला प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, एंड आपका थर्ड वाला एक है वो हम देखेंगे, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। ठीक है, फंगाई लाइक, ये प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंगाई लाइक। तो पहले प्लांट लाइक देखते हैं, जिसको ही हम देखो क्राइजोफाइट्स कहते हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। ठीक है, सो प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट है उसको क्राइजोफाइट्स या प्लांट फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ये क्या है, दिस आर माइक्रोस्कोपिक, यानी ये खुली आंखों से नहीं देख सकते हम, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट इज माइक्रोस्कोपिक। साथ ही साथ मोस्टली मतलब मैक्सिमम ये फोटोसिंथेसिस से ही अपना फूड, अपना खाना बनाते हैं। मेजर प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, प्रोड्यूसर्स है मेजर प्रोड्यूसर्स, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल की, तो इसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, तो ये ज्यादातर प्रोड्यूसर्स है जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद फिर प्राइमरी कंज्यूमर होता है, उसके बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्चरी कंज्यूमर। तो मेजोरिटी ऑफ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो देखेंगे, प्रोटिस्टा इस किंगडम के अंदर आने वाले एनिमल्स, प्लांट लाइक, प्लांट के जैसे, सो वो प्रोड्यूसर ही रहेंगे। ठीक है, सो रेफर टू एज डायटम्स। सो इसका मोस्ट कॉमन देखो डायटम्स होता है, जिसमें जो बॉडी होती है वो 2 सोप बॉक्स के जैसी होती है, जैसे अपने घर के अंदर सोप बॉक्स होता है, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं ये तो ऐसा, तो 2 सोप बॉक्स, 2 यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे चीजें। ठीक है, तो जस्ट सोप बॉक्स के जैसा ये होता है, लाइक फिटिंग सिलिका कवर्स, उसके ऊपर एक कड़क जो कवर होती है। ठीक है, यस। तो शेल लेफ्ट बिहाइंड ग्रेनुलर यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन। तो याद रखना हमेशा कि ये डायटोमेसियस अर्थ, यानी क्या कि अर्थ पे आपको समंदर, देखो समंदर में ज्यादा समंदर है इस अर्थ पे, धरती पे, उस समंदर में यही देखने को मिलेंगे। तो अगर पूरा सब चीजें खत्म हो गई तो डायटम्स आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे अर्थ पे, है ना। सो जो उसके शेल है इसके ऊपर है, क्योंकि 2 सोप बॉक्स के जैसा शेल उसके ऊपर होती है,
तो वो आपको देखने को मिलेंगी जो कि ग्रैन्युलर रहेंगी, जो पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन के अंदर यूज की जाती है। ठीक है, क्या? शेल इन प्रोटिस्टा, है ना। सो प्रोटिस्टा फाइलम के अंदर पहला हम देखा प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, जिसको ही क्राइजोफाइट्स कहते हैं या फिर फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। दीज आर मोस्टली माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक एंड प्रोड्यूसर्स होती है। ये डायग्राम जो आप देख रहे हो ये डायटम्स है, यानी क्राइजोफाइट्स है। अब इनको डायटम्स क्यों बोला जाता है? दो सोप बॉक्स की तरह ये इसका कवरिंग होता है ऊपर में सिलिका से, इसलिए इसको डायटम्स कहा जाता है। डाय मतलब दो। नेक्स्ट, अब इसमें है ना प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पहला देखो आप, डाइनोफ्लैजेलेट्स फर्स्ट, यूग्लेनॉइड्स सेकंड। ठीक है, तो आपको यहां पर दो जो है वो देखने को मिलेंगे। पहले तो इसको मैं कट कर देता, ये गलती से ऐड हो गया। चलो, सबसे पहला हम ये देखेंगे डाइनोफ्लैजेलेट्स। ये क्या है? देखो, ये होते हैं एक्वेटिक, मतलब पानी में ये प्रेजेंट होते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक, यानी कि इसमें जो फूड बनता है वो फोटोसिंथेसिस से बनता है। दो शब्द याद रखना, एक्वेटिक, फोटोसिंथेटिक। इसकी जो सेल वॉल बनती है, ये देखो सेल वॉल यहां पे बनती है बेटा सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट से। सेल्यूलोज की स्टिफ प्लेट से इसकी सेल वॉल बनती है। इसके पहले जो थे वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से सेल वॉल बनती थी, और माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल ही नहीं थी। प्रोसेस पॉजेसेस, इसमें क्या होता है? पेयर ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला। और हमेशा याद रखना, ये जो फ्लैजेला होती है, ये फ्लैजेला आपको देखना पड़ेगा, लोकोमोशन के लिए होती है। लोकोमोशन यानी मूवमेंट के लिए यहां पर आपको होती है एनिमल्स के अंदर। ठीक है, यस सर। सो वाइड रेंज ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है बहुत वाइड रेंज में होते हैं, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। सो ऐसे वाइड रेंज में, मतलब बहुत सारे रेंज में आपको इनमें पिगमेंट जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने को मिलेंगे। अब गाइनोलेक्स एक ऐसा डायफ्लैजिलेट्स है जिसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है फेमस चीज करने के लिए, जो होता है रेड टाइड। रेड टाइड मतलब क्या? कि जिससे ये ऐसे बैक्टीरिया है जो कुछ ऐसा, मतलब प्रोटिस्ट ये है ऐसे जो रिलीज करेंगे, जिससे कि जो सी है वो लाल लाल हो जाता है। रेड, सी को रेड बनाने के लिए ये बहुत काम करते हैं अपना। सो गाइनोलेक्स, सो ये ऐसा है कि सर्टेन केमिकल्स ये रिलीज करते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज ये पानी में है, सो वो केमिकल्स वाटर में रिलीज हो जाएंगे, और जिसके वजह से जो पानी है वो कैसा हो जाएगा? रेड टाइड। टाइड मतलब क्या? कि झाज टाइप में कलर, ठीक है, वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, रेड टाइड, ये आपको याद रखना है अबाउट द, ठीक है, गोनोलेक्स। बाकी फ्लैजेला सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट से इसकी सेल वॉल बनती है, एक्वेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। दिस इज अबाउट द डाइनोफ्लैजेलेट्स। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ गाइनोलेक्स। ठीक है, यस सर। वेंट्रल व्यू है और डॉर्सल व्यू है। चलो अगला, अगला है यूग्लेनॉइड्स। क्या मैं बात कर रहा हूं? यूग्लेनॉइड्स। ये भी आपका प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में आता है। दूसरा है, यहां पर सिंपल में सेल वॉल नहीं होती, लैक मतलब ना होना, टफ कवरिंग ऑफ प्रोटेनियशियस पेलिकल की टफ कवरिंग होती है। प्रोटेनियशियस मतलब ये प्रोटीन से बने हुए हुए, प्रोटीन से बना। ठीक है, प्रोटेनियशियस मतलब हमेशा याद रखना है, यानी प्रोटीन से बना। ठीक है जी सर, सो प्रोटीन से बना। देखो आगे, पोजेसेस टू फ्लैजेला, दो फ्लैजेला यहां पे होती है, वन शॉर्ट वन लॉन्ग। देखो दो फ्लैजेला आपको देखने को मिलेगा, एक शॉर्ट फ्लैजेला इस तरीके से, और एक आपको देखने को मिलेगा ये लॉन्ग फ्लैजेला। डन जी सर। सो बिहेव एज हेटेरोट्रॉप्स, ये एज अ हेटेरोट्रॉप्स अब बिहेव करता है जब लाइट ना हो, अब्सेंस ऑफ लाइट, बट कैन ऑल्सो फोटोसिंथेटाइज। जब लाइट ना हो तब ये हेटेरोट्रॉपिक बन जाता है, जब लाइट हो तब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड लेता है। हेटेरोट्रॉप यानी फूड के लिए जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, बट वो कभी हेटेरोट्रॉप होता है जब लाइट ना हो, है ना। सो इसमें भी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि हायर प्लांट्स में पिगमेंट्स होते हैं, वैसे ही इनमें भी पिगमेंट्स होते हैं। या आप कुछ डायग्राम जो है इनकी देख पा रहे हो। देखो क्लास 11 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके एग्जाम के अंदर सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा, पीवाईक्यू पेपर्स। दूसरी चीज आपको देखना पड़ेगा कि हर एक चीज के अंदर कंसेप्ट क्या है, और उसमें चीजें समझ के आगे बढ़ना है। ऐसा मत इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। सो सीधा सीधा है इसमें, कंसेप्चुअल ज्यादा नहीं कि ये एनिमल है, ये एनिमल में इसकी सेल वॉल ऐसी होती है, ये ऐसा बनता है, या ऐसा काम करता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है, या ऑटोट्रॉपिक होता है, या हेटेरोट्रॉपिक होता है। सीधी सीधी चीजें दी गई है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ऐसा मतलब कंसेप्चुअल नहीं है इसमें, है ना। अब देखेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। देख, अब एनिमल लाइक प्रोटिस्टा के बाद फिर
फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, ये हम देखने वाले। पहला हम देखेंगे भाई एनिमल, मतलब पहला तो हो गया अपना प्लांट लाइक का, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। अब एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, यहां पर देखो क्या होता है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा के अंदर। सो लैक सेल वॉल, यहां पर भी सेल वॉल नहीं है क्योंकि ये एनिमल के जैसा है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, बराबर, यस सर। उसके बाद ये हेटेरोट्रॉप्स है, खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रिमिटिव एनिमल फॉर्म है, प्रिमिटिव मतलब पुराना, सो पुराना एक एनिमल का फॉर्म है ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव एनिमल फॉर्म। अमोबाइड प्रोटोजोन सबसे पहला है यहाँ पे, अमोबाइड प्रोटोजोन, दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोन और चौथा है स्पोरोजोन, ठीक है। सो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, यहां पर देखो ऑल्सो कॉल्ड एज, कौन ये एनिमल लाइक प्रोटोजोन ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोजोन, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, है ना जी सर। सो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोजोन्स। सो प्रोटोजोन में भी आपको टाइप देखने को मिलेंगे, अमोबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स। अब अमोबॉइड प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं देख लो, कैसे होते हैं। सूडोपोडिया, ये लोकोमोशन के लिए एक ऑर्गन होता है, लोकोमोशन यानी मूवमेंट करने के, ठीक है, यस सर। अब अमीबा जो फ्री लिविंग होता है, और एंटामोइबा जो एंडोपैरासाइट होता है, जिससे कि अमोबिक डिसेंट्री ये नाम का डिसीज कॉज होता है, ठीक है। ये एंडोपैरासाइट है, एंडो मतलब बेटा अंदर, इनर, ठीक है, जो बॉडी के अंदर होता है, याद रखना। सो बॉडी के अंदर रह के जो अपने होस्ट से खाना चुराता है वो एंडोपैरासाइट होता है। पैरासाइट यानी क्या, ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल के ऊपर रहता है और वहां से रेडीमेड खाना लेता है। अब ये बॉडी के ऊपर भी रह सकता है, दैट इज इक्टोपैरासाइट, और जो बॉडी के अंदर रह के जो खाना लेते हैं रेडीमेड, दैट इज द एंडोपैरासाइट, ठीक है। चलो अब देखो इसमें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर, इसमें फ्लैजिला होता है, जिसमें अमोबॉइड के अंदर सूडोपोडिया होता है लोकोमोशन के लिए, यहाँ पे फ्लैजिला होता है लोकोमोशन के लिए, ठीक है, यस। सो ट्रैपेनोसोमा इज एग्जांपल है, जिससे कि स्लीपिंग सिकनेस ये डिसीज होता है, ये डिसीज का नाम है, ये अमीबिक डिसेंट्री बेटा ये डिसीज का नाम है, याद रखना, जो इससे हो रहा है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से, जिसको प्रोटोजोन्स कहते हैं। सिलिएट प्रोटोजोन्स जैसे कि पैरामेशियम, ठीक है, जिसमें सीलिया रहती है। सीलिया मतलब अगर आप देखोगे तो इस तरीके से, अगर आप देखोगे तो ये ऐसा सीलिया है ना। सो सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मेन ही प्रेजेंट होंगे, दैट इज सीलिया, ठीक है। सो ये क्या बोलेंगे हम इसको, सीलिया बोलेंगे, सीलिया, राइट, सीलिया, बराबर, यस सर। उसके बाद ओपन ऑन सेल सरफेस, बॉडी के सरफेस के ऊपर होती है। लास्ट वाला है स्पोरोजोन, जो को प्लाज्मोडियम है, मलेरिया वाला, इसका एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम, जिससे कि मलेरिया डिसीज होता है, ठीक है, यस सर। सो उसका लाइफ स्टेजेस भी आप दो होते हैं, एक एनिमल के बॉडी के अंदर या मॉस्किटो के बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से दीज आर दी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। मतलब सिंपल है कि आज तक आपने जो बोला कि हमने बोला था कि जैसे ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ऐसा मैं समझता था, ठीक है। सो ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। सो पहला एनिमल्स, दूसरा प्लांट, बट अपने को तीसरी कैटेगरी ऐड करनी होगी, दैट इज माइक्रोब्स की, कि ऐसे जो नहीं दिखते आंखों से वो माइक्रोब्स, वो भी है, जिसमें बैक्टीरिया आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। डन, चलो बैक्टीरिया, फंजाई, अल्गी, माइक्रो अल्गी, है ना, प्रोटोजोन्स, ये आपको चीजें समझनी है। चलो अभी लास्ट वाला देखते हैं हम, इस किंगडम, कौन सा किंगडम था अपना, किंगडम था यहाँ पर प्रोटिस्ट, इसके पहले मोनेरा था, ये प्रोटिस्ट है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फंजाई किंगडम को देखेंगे, और उसके बाद फिर प्लांटी, एंड लास्ट वाला फिर एनिमेलिया। तो इस तरीके से चीजों को कवर कर रहे होंगे, है ना। चलो अब यहाँ पर हम, यहाँ पर है कौन सा वाला देख रहे हैं, यस, फंगाई लाइक, यहाँ पर माइको मैक्सोमाइसिट्स इसको कहते हैं, फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है, यस। उसके बाद फिर हमारा चौथा जो किंगडम फंगा है वो चालू होगा, और फिर लास्ट वाला यहाँ पर फंजाई होने के बाद फिर लास्ट वाला जो रहेगा वो रहेगा बेटा किंगडम प्लांटी। डन, चलो किंगडम प्लांटी होने के बाद अपना चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। आई थिंक दो जो अगले वाले हैं किंगडम फंजाई और प्लांटी, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अभी फिलहाल ये कंप्लीट कर लेते हैं। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। अब फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के अंदर इसको ही हम मैक्सोमाइसिट्स कहते हैं, याद रखना, ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सोमाइसिट्स, इसको हम मैक्सोमाइसिट्स कहेंगे।
ये कैसे होते हैं? ये स्पोरोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी क्या? स्पोरोफाइटिक यानी क्या? ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर, ठीक है, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ये डिकेइंग लीव्स मतलब ऐसे पत्ते जो सड़े हुए पत्ते हैं प्लांट के, उसके अंदर ये देखने को मिलते हैं। सेल एग्रीगेट टू फॉर्म अ लार्ज सेल मास, जो सेल होती है वो एक जगह पे आ जाती है। एग्रीगेट मतलब एक जगह पे आना, तो जिससे कि एक लार्ज सेल मास बन जाता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। बट ये प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला पैरासाइट नहीं है, इट इज जस्ट एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। यस, स्पोर प्रोड्यूस बाय द प्लाज्मोडियम आर टफ। ये जो स्पोर्स होते हैं ये टफ होते हैं, ये सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं खराब कंडीशन के अंदर, हार्श कंडीशन के अंदर। एग्जाम्पल इसका याद रखना, स्टेमोनिटिस। स्टेमोनिटिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। ये स्पोरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो डिकेइंग लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं खराब हुए वाले, डिकेइंग सड़े सड़े वाले पत्ते जो सड़ रहे हैं, उसके ऊपर ये देखने को मिलता है, ठीक है। यस सर। तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये 5 किंगडम सिस्टम है, जिससे कि अंदर हमने मोनेरा और प्रोटेस्टा कंप्लीट कर दिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया को देखेंगे। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारे 2 किंगडम हो गए हैं, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटेस्टा। अब ये तीसरा जो है मोनेरा, प्रोटेस्टा, उसके बाद फंजाई है ना, ये तीसरा है फंजाई, उसके बाद प्लांटी है और उसके बाद एनिमेलिया है। सो ये हम चौथा ना लिखते हुए इसको थर्ड लिखेंगे, क्योंकि ये तीसरा यहां पर किंगडम होगा। और आर.एच. विटाकर ने कितने किंगडम की सिस्टम दी थी बताया आपको? 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। उसके पहले कार्ल लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम दी थी, प्लांट और एनिमेलिया। उसका कहना था कि अर्थ के ऊपर जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स में ही डिवाइड हुए हैं, बट ऐसा नहीं है। यहां पर आर.एच. विटाकर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया, सबसे मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इसमें 2 जो पहले मोनेरा एंड प्रोटेस्टा है वो हमने खत्म कर दिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अभी हम किंगडम फंगाई जो है, ठीक है, फंजाई बोलो फंगाई बोलो, सो किंगडम फंगी, इसको हम थोड़ा सा भी देखेंगे कि इसके अंदर कौन से एनिमल्स है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो दिखाते हैं। ठीक, चलो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यह है यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉप। सबसे इंपॉर्टेंट, यूकैरियोटिक मतलब इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाली सेल। दूसरी चीज ये हेटेरोट्रॉप्स है, यानी फूड के लिए ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, फूड के लिए ये डिपेंड ऑन अदर, तो डिपेंड ऑन अदर, सो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, हेटेरोट्रॉप्स है। शोविंग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यानी क्या, कि इसके पहले के जैसे 2 किंगडम हमने देखे, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, उनमें जो एनिमल्स थे उनके सेल के अंदर डाइजेशन होता था, बट यहां पे एक ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा, सेल के बाहर एक ऑर्गन होगा, उस तरीके से सेल के बाहर इनका डाइजेशन होने वाला है, दैट्स इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा यानी सेल के बाहर, इंट्रा अगर वर्ड होता तो सेल के अंदर होता, राइट। यस सर। सो फाउंड इन वार्म, गर्म और इलाके के अंदर, और ह्यूमिड, ह्यूमिड प्लेसेस मतलब जहां पे ऐसे गर्मी हो, ठीक है, ह्यूमिड हो, मतलब यहां पर अगर एयर में बात करें तो थोड़ा मॉइस्चर वहां पे होगा, ऐसी जगह पे ये रहते हैं, ठीक है। सिंपल बॉडी है इनकी, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बने हुए होते हैं, एंड ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम हाइफी कहते हैं, है ना। तो फंजाई की थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हाइफी कहते हैं। सो हाइफी, हाइफी मीन्स व्हाट? हाइफी मीन्स नथिंग बट द बॉडी ऑफ फंगाई, ठीक है। यस सर। सो बॉडी ऑफ फंजाई, बॉडी फंगाई की बॉडी को ही हम हाइपी कहते हैं। चलो अभी फंगाई के बारे में थोड़े से की फीचर्स, यानी इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से है वो थोड़ा सा भी देखते हैं। आ जाओ, सबसे पहला अगर आप देखोगे, यूनिसेलुलर है, एक सेल से बनी हुई होती है। एग्जांपल देखो, साइक्रोमाइसिस, ईस्ट और फिलामेंटस। फिलामेंटस यानी क्या होता है? एक काठी की तरह स्ट्रक्चर होना, यानी उसको बोलते हैं हम फिलामेंट, ठीक है। अगर मैं यहां पर निकालूं तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है ये फिलामेंट होता है, फिलामेंट। डन जी सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसकी जो फिलामेंटस बॉडी है उसको क्या कहते हैं? फिलामेंटस बॉडी को कहते हैं बेटा माइसीलियम, सिंपल में बॉडी ऑफ फंगाई। थ्रेड लाइक होता है उसे हाइपी कहते हैं। सो माइसीलियम विथ हाइपी, समझा क्या नहीं समझा? मतलब माइसीलियम यानी कि क्या, उसकी बॉडी जो है फिलामेंट की जैसी है, और साथ ही साथ वहां पर हाइपी है। हाइपी क्या? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी वहां पर है। सो दैट इज दी फंजाई, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक देखने को मिलेगा यहां पर, देखो हाइफी दिख रहा, हाइपी, हाँ सर, माइसीलियम। तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले ये माइसीलियम, दैट इज द बॉडी ऑफ फंगाई, ठीक है। और उसके बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, दैट इज हाइफी।
तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं यानी स्ट्रक्चर है यहां पर होगा। डन, यस सर। अब सेप्टेड और असेप्टेड यानी क्या? सेप्टेड मतलब क्या कि जिसके अंदर कंपार्टमेंट्स है, सो दिस इज सेप्टेड। और असेप्टेड मतलब कि जिसके अंदर कंपार्टमेंट नहीं है, सेपरेट नहीं हुई हुई चीजें, ठीक है। चलो अब देखो, नॉन सेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइपी इज इक्वल टू सेनोसाइटिक हाइपी। अब इसका नाम देखो, सेनोसाइटिक हाइपो किसको कहते हैं? हाइपी मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन फंगाई। एंड आपको समझना है कि इसके अंदर माइसिलियम क्या है? बॉडी ऑफ फंगाई, ठीक है, बॉडी ऑफ फंगाई। सेल वॉल कंपोज ऑफ, सेल वॉल बनती है बेटा किससे बनती है? देखो काइटिन से। काइटिन ये जो केमिकल है वो क्या है? पॉलीसैकेराइड है, बहुत सारे सैकेराइड एक को जोड़े हैं, या फिर वो फंगल सेलुलोज है, ये दोनों का कंपोजिशन है काइटिन। तो सेल वॉल जो होती है इन किंगडम के अंदर, जो एनिमल्स है फंगाई, इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी हुई होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो खाना कैसे लेते हैं, तो वो हेटेरोट्रॉपिक है और सैप्रोफाइट्स है, मोस्टली सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स मतलब क्या? हमेशा याद रखना कि जो डेड पार्ट्स है, डेड पार्ट्स के ऊपर ये फीड करते हैं, डेड पार्ट से ये मतलब खाते हैं उसको, सड़ाने वाले का काम यही है, मतलब सिंपल में हम फंगाई बोलेंगे, ठीक है। अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट जनरेशन कैसे बनती है? रिप्रोडक्शन, रिपीट रिपीट प्रोडक्शन, मतलब इनका जो वंश है वो आगे कैसे बढ़ता है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो इसमें देखो फ्रैगमेंटेशन होगा, एक तो क्या होगा उनमें? फ्रैगमेंटेशन मतलब एक बॉडी होगी पेरेंट वाली, वो टूट के नेक्स्ट अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और अलग अलग पार्ट एक नया फंगाई बना देगा। या फिर फिजन हो सकता है, फिजन मतलब ब्रेकडाउन होना, इसमें बाइनरी फिजन है, वो मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी मतलब जब यहां पर पेरेंट की बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो, और मल्टीपल फिजन मतलब मेनी पार्ट के अंदर, ठीक है। और बडिंग, बडिंग मतलब एक छोटी सी आउटग्रोथ आती है पेरेंट बॉडी के ऊपर, और वो आउटग्रोथ आगे चल के उसकी ग्रोथ होके बढ़ के वो पेरेंट बॉडी से अलग होती है और एक नया हाइपी बनाती है, एक नया फंगाई बनाती है। सो फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, ये तीन मेथड से रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट ये इनका असेक्सुअल है, बिना गैमेट फॉर्म के, है ना। इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई वेरिएशन नहीं होता, याद रखना। अब देखो ये सिम्बायोटिक है, मोस्टली यार सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब एसोसिएशन में, अकेले नहीं रहते, जैसे आपकी तरह आप अकेले नहीं रहते हो, कोई चाहिए आपको, कोई तो कोई चाहिए, है ना। तो वो गाना आपने सुना ही होगा। तो सिम्बायोटिक है, ये अकेला नहीं रहता, ठीक है। यस सर। एक तो ये अलगी के साथ रहता है, अलगी के साथ, और इसको बोलते हैं लाइकेन, और एज माइकोराइजा। देखो एक तो लाइकेन बोलते हैं या फिर माइकोराइजा बोलते हैं, मतलब ये जो फंगा है बेटा, ये अकेला नहीं रहता, इसके साथ इसको चाहिए होता है अलगी, और दोनों जब साथ में आते हैं, अलगी एंड फंजाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अलगी है, ये फंगाई है, दोनों साथ में आ गए तो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो लाइकेन होगा, उसको ही माइकोराइजा कहते हैं। माइको मतलब फंगाई, एंड राइजा मतलब रूट, ठीक है। सो एसोसिएशन, तो रूट के साथ एसोसिएशन करता है या फिर वो अलगी के साथ एसोसिएशन करता है, ये फंगा अकेला नहीं रह सकता। इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो, जैसे मशरूम है ना, जो मशरूम है, बहुत सारे फंगा है जिससे मशरूम बनता है। मशरूम यानी सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है, इसको एससीपी बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि बेकरी के अंदर इसका जो है एक इंपॉर्टेंट फायदा है, और उसी तरीके से हार्मफुल जैसे जैसे प्यूसिनिया, ठीक है। सो ये जो है कुछ हार्मफुल डिसीज भी कॉज करने वाले फंगा है, मतलब कुछ हार्मफुल है और कुछ यूजफुल है, ये दोनों भी चीजें आपको अच्छे से बेटा समझनी पड़ेगी। डन, चलो। तो ये आपको पता है, यहां पर ये आपका हो जाएगा फंगा। डन जी सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंगा, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है कि डिवीजन, है ना। फंगाई किस किस में डिवाइड हुआ है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई, ठीक है। अब देखो सबसे पहला फाइकोमाइसिट्स, इसको बोलते हैं हम एगल, है ना, फंगाई, एगल फंगाई, ठीक है, फाइकोमाइसिट्स। अब फाइकोमाइसिट्स में माइसिलियम किससे बनती है? माइसिलियम मतलब बॉडी ऑफ फंगाई, एंड व्हाट इज हाइपी? इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन फंगाई, राइट जी सर। अब देखो माइसिलियम, माइसिलियम इसकी जो है असेप्टेट होती है और सेनोसाइटिक हाइपी होती है। सेनोसाइटिक हाइपी मतलब क्या होता है? इसके पहले अभी देखा यहां पर, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइपी है, नॉन सेप्टर और मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइपी है, तो उसको सेनोसाइटिक हाइपी कहते हैं। हाइपी इज नथिंग बट द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन फंगाई, कॉमनली ग्रो इन मॉइस्ट डैम हैबिटेट, मॉइस्ट और डैम। अब जो फंगाई के अंदर के ये है, तो मोस्टली जो फंगाई की कैरेक्टरिस्टिक है वही इसमें क्लासिफिकेशन में तो वही आएंगे ना। यस सर, मोस्ट होते ही है, और ये जो है वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये खाते हैं, उस पे ही ये फूड लेते हैं, दैट्स वाई इसको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। सैप्रोफाइट्स ऐसे एनिमल्स है जो डेड पार्ट्स पे
रहते हैं और वहां से खाना वो लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, सिंपल भाषा में बोला जाए तो, है ना। एक्वेटिक हैबिटेट पानी में रहते हैं, या बहुत सारे पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब ये दूसरे एनिमल के ऊपर जाते हैं और उनसे रेडीमेड खाना खींच लेते हैं, वो पैरासाइट होता है, पैरासाइट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, म्यूकर, राइजोपस, अल्बुगो, फंगस ऑन मस्टार्ड। ठीक है, अल्बुगो। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीन आप देख सकते हो। यहां पर आप दिखा रहे हो, ये दिस इज द म्यूकर, डायग्राम ऑफ म्यूकर, एंड दिस इज द फाइकोमाइसिट्स, जो कि क्लासिफिकेशन के अंदर पहला है फाइकोमाइसिट्स। ठीक है, फाइकोमाइसिट्स। दूसरा देखो आप, अस्कोमाइसिट्स, अस्कोमाइसिट, इसको ही सैक फंगाई कहते हैं। जैसे पहले को हमने एगल फंगाई बोला, इसको हम बोलते हैं बेटा सैक फंगाई। ठीक है, यस सर। सो अस्कोमाइसिट्स, क्या बोल रहा हूं मैं, अस्कोमाइसिट्स। सो ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर यानी ये मिनी सेल से बने हुए होते हैं। जी सर। रेयरली यूनिसेलुलर, बहुत कम इनमें से है ऐसे है कि जो एक सेल से बने हुए होते हैं। एग्जांपल देखो इसका, ईस्ट। ठीक है, जो यूनिसेलुलर है ना। सो हाइपी आर ब्रांच, इसकी जो हाइपी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो ब्रांच होता है। एंड सेप्टेड, सेपरेट भी, मतलब उसमें कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांच की मैं बात करूं तो हमेशा याद रखना, ब्रांच में कंपार्टमेंट तो ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पे। हाँ, सो इस तरीके से ऐसे ब्रांच जो है आपको देखने को मिल जाएगी। सो कैन बी डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोज करने वाले हैं, कैन भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ डिकम्पोजर हो सकते हैं, कुछ पैरासाइट दूसरे के ऊपर रेडीमेड खाना लेने वाले, या कैप्रोफिलस होते हैं, जो डंग जो होता है, काउ डंग, उस पर ग्रो करते हैं, वेस्ट मटेरियल जो काउ या कैटल्स प्रोड्यूस करते हैं। सो कैप्रोफिलस यानी डंग पे, काउ डंग पे, कैटल डंग्स पे ग्रो करने वाले। पैरासाइट जो होस्ट के ऊपर रहता है और होस्ट से पूरा खाना खींच लेता है रेडीमेड, वो पैरासाइट होता है। कुछ डिकम्पोजर्स भी होते हैं, डिकम्पोज करने वाले। जैसे आपको पता है, कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो किसी लोगों को इतना, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, नुकसान करते, इतना नुकसान करते, मतलब उसको मारते नहीं लेकिन उसको पूरा चूस लेते हैं, दैट इज पैरासाइट, वो पैरासाइट है। एक मूवी भी है पैरासाइट करके, उसके अंदर एक गरीब जो ये है, गरीब बोल सकते हैं फैमिली, और एक अमीर फैमिली होती है। तो गरीब फैमिली अमीर फैमिली को धीरे धीरे करके पूरा खत्म कर देती है। तो इट इज लाइक पैरासाइट। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट। सो मोरल्स एंड ट्रफल्स आर डेलिशियस। ठीक है, डेलिशियस। उसके बाद नेप्रोसोरा, देखो, न्यूरोस्पोरा, यूजफुल इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल असे। तो इनमें से आप देखोगे कुछ कुछ यहाँ पर आपको न्यूरोस्पोरा जैसे है, ये जेनेटिक एंड बायोकेमिकल ऐसे रिएक्शंस के अंदर यूज किए जाते हैं। तो मोस्टली फंजा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। डन, यस सर। अभी एग्जांपल देखो इसका, एस्पेरगलस, पेनिसिलियम, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, साइक्रोमाइसिस, दीज आर दी एग्जांपल्स। देखो, नाम जब आपको कंफ्यूज हो कोई, तो उसको गूगल में जाके सर्च करने का, तुरंत आपको उसका फोटो दिख जाएगा कि वो कैसे है ना। क्योंकि जब इमेज देखते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। जैसे ये एस्परगिलस है, एस्कोमाइसिट से ये एस्परगिलस। ठीक है, ये वाला। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसका हाइपी भी देखने को मिलेगा और इसका माइसिलियम भी देखने को मिलेगा। ये बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये माइसिलियम है, और ये बेटा क्या है, इसका हाइपी है। डन, चलो थर्ड देखते हैं, बेसिडोमाइसिट्स। पहला फाइकोमाइसिट्स, अस्कोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिट्स। बेसिडियोमाइसिट्स की बात करें तो इसको हम क्लब फंगाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लब फंगाई, राइट, क्लब फंगाई। अब यहां पर आप देखोगे तो इसमें ब्रांच है और सेप्टेड हाइपी होती है, ब्रांच एंड सेप्टेड हाइपी। डन, ब्रांच होती है और सेप्टेड हाइपी होती है, अंदर देख सकते हो आप। ओके सर। उसके बाद इसका अंदर आप देखो एग्जांपल, एगेरिकस, एगेरिकस बायोस्पोरस। सो एगेरिकस ये मशरूम की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद यहां पर आप देखोगे गैनोडर्मा, जो कि ब्रैकेट फंगाई इसको बोलते हैं, है ना। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यूस्टिलैगो, दैट इज स्मच, एंड प्यूसिनिया, ठीक है, दैट इज दी रस्ट। तो ये अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज दी बेसिडियोमाइसिट्स के अंदर। और ये बहुत फेमस है, दैट इज एगेरिकस। सो ये मशरूम बनाने के लिए काम में आता है। तो मशरूम ये अलगी से भी बनता है, फंगाई से भी बनता है, याद रखना। अभी हम आगे जब क्लास 12 में होंगे तब उसको पढ़ेंगे। अब लास्ट वाला जो टाइप है बेटा वो है ड्यूटेरोमाइसिट्स। ठीक है, उसके बाद किंगडम प्लांटी चालू कर देंगे। ड्यूटेरोमाइसिट्स क्या है, ड्यूटेरोमाइसिट्स ये होता है इम्परफेक्ट फंगाई। ड्यूटेरोमाइसिट्स इज आल्सो कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंगाई। देखो हर एक क्लासिफिकेशन के अंदर हमने जो फंगाई देखा, उसके अंदर आपको और में नाम मतलब देखने को मिलेंगे कि किसको क्लब फंगाई बोलते हैं, किसको एगल फंगाई बोलते हैं, किसको हम इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं, राइट। ये चीजों को समझना है। अब ये देखो, रिप्रोड्यूस ओनली असेक्सुअली, हमेशा याद रखना कि ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा विदाउट फॉर्मिंग ऑफ गैमेट। एंड इसका एग्जाम्पल अल्टरनारिया एंड कलेक्टोट्रिकम। सो दीज आर दी नेम्स ऑफ दैट
और एनिमल्स फंगाई, ठीक है। अल्टरनारिया, ये देखो ये अल्टरनारिया का ये यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम है, जो कि पत्तों के ऊपर रहती है, ठीक है। चलो अगला, अब देखेंगे हम नेक्स्ट वाला किंगडम, दैट इज प्लांटी, और प्लांटी के बाद अपने को देखना है एनिमेलिया। तो 5 किंगडम सिस्टम खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहां पर किंगडम प्लांटी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यस, सो डोमिनेटेड बाय ऑटोट्रॉप्स। हमेशा याद रखना कि किंगडम प्लांटी के अंदर कुछ प्लांट्स होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। तो जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऐसे जो एनिमल्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, उन्होंने ये डोमिनेट करा है, मतलब ज्यादातर इनमें ऑटोट्रॉप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ सेमी ऑटोट्रॉप्स है। सेमी ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, जैसे सेमी इंग्लिश में आप थे 10th में, तो आधी इंग्लिश आधी मराठी, मतलब कुछ ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है, दैट इज ऑटो सेमी ऑटोट्रॉप्स। कुछ प्लांट जो है इंसेक्ट को खाने वाले हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये देखो इसका एग्जांपल है वेनस फ्लाई ट्रैप, इस पे आपको एमसीक्यू भी बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है पीचर प्लांट एंड ब्लैडरवॉर्थ, ठीक है। यस, अब हेटेरोट्रॉपिक पैरासाइट भी है मेंबर्स कुछ, जैसे कि यहां पर आप देखो कुस्क्यूटा, ठीक है। दीज आर दी प्लांट्स नेम, क्योंकि ये सब प्लांटी में आएगा। इसके पहले जो देखा था वो सारे फंगाई के नेम थे, अब ये प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो पहला मल्टी सेलुलर, मिनी सेल से बना हुआ होता है, राइट, मल्टी सेलुलर। उसके साथ साथ विथ यूकैरियोटिक सेल, यानी ऐसे सेल जिसका न्यूक्लियस बेटा डेवलप्ड हो, राइट, डेवलप्ड न्यूक्लियस। और उसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, दैट्स व्हाई दे कैन डू फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके उनके अंदर आपको पता है फूड जो है वो निर्माण किया जाएगा। दे सेल वॉल जो होती है इसकी, ये सेलुलोज से बनती है, हमेशा याद रखना, प्लांट की सेल वॉल। एंड प्लांट्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, 2 फेज होते हैं इनके लाइफ के अंदर, राइट। अब कौन से फेज होते हैं याद रखना इसके अंदर, अगर मैं बात करूं फेजेस की प्लांट के बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले जो फेज होता है शुरुआत में, वो होता है बेटा, अच्छे से समझना है, वो होता है जुवेनाइल फेज, मतलब जिसके अंदर सिर्फ प्लांट की ग्रोथ होती है, जुवेनाइल फेज। प्लांट की ग्रोथ होगी, प्लांट बड़ा होगा, और उसके बाद जब बड़ा हो जाएगा पूरा, तो फिर उसको फूल आना चालू हो जाएंगे, मतलब फिर बाद में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी, क्योंकि फूल तो आगे चल के रिप्रोडक्शन में मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, तो इस तरीके से 2 ग्रोथ उन प्लांट में देखने को मिलेंगी। लाइफ जो उनकी 2 फेजेस में होगी, पहला फिजिकल ग्रोथ होने वाली, दैट इज जुवेनाइल फेज या फिजिकल मैच्योरिटी फेज कहते हैं, और जो दूसरी है वो है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। चलो अब डिवाइडेड इनटू, ये जो प्लांटी किंगडम है 2 इसमें डिवाइड हुआ है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे लिखता हूं। सो पहला है फिनेरोगैम्स, ठीक है। और अब ये पहला ना होते हुए इसको दूसरे में ऐड करते हैं, ठीक है। फिर से ही अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा है फेनेरोगैम्स, ठीक है। यस, सो अगर मैं बात करूं क्रिप्टोगैम्स की, तो यहां पर ऐसे प्लांट जो फूल नहीं प्रोड्यूस करते, वो फूल नहीं प्रोड्यूस करेंगे, उनके अंदर सीड नहीं बनेंगे, वो है क्रिप्टोगैम्स। और फिनोरगैम्स जो कि फूल प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर बियरिंग, है ना, ये इनके अंदर फ्लावर नहीं आता। सो अगर मैं बात करूं फ्लावर की, तो डायग्राम भी निकाल देता हूं, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर जो फ्लावर है बेटा वो नहीं आता। सो यहाँ पे जो फ्लावर है, ठीक है, आई थिंक फ्लावर दिख रहा है ना जी 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 सर, दिख रहा है सर, तो इनमें आता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, ओके। अगला देखो, दैट इज नथिंग बट द किंगडम एनिमेलिया। अभी किंगडम जो एनिमेलिया की मैं बात कर रहा हूं, डिटेल स्टडी इन चैप्टर 4, चैप्टर 4 पे इसका एक स्पेशल आपको पूरा किंगडम एनिमेलिया के ऊपर ही है पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। फिर भी देखो 5 किंगडम सिस्टम में एनिमेलिया आता है, यहां पर सारे के सारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले, है ना। और इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजाइक होता है, मतलब यहां पर याद रखना, इंजेस्ट करता है, डाइजेस्ट और एक्सक्रीट, दैट इज दी होलोजाइक, मतलब किसी चीज को खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे और उसको बचे हुए पार्ट को बाहर छोड़ देंगे, दैट इज द होलोजाइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। मोस्ट कैन लोकोमोट यूनिसेलुलर, देखो मस्ट कैन लोकोमोट, लोकोमोट मतलब क्या होता है, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैन डू मूवमेंट,
है ना। उसके साथ साथ आप देखोगे ये मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट से यानी यूकैरियोटिक सेल से ये बने होते हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, सेल वॉल यहाँ पर नहीं होती, क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका पूरा का पूरा चैप्टर 4 में और डिटेल्ड में है, यहाँ पर सिर्फ आपको जो दिया गया है इंफॉर्मेशन वो समझिए, बाकी चैप्टर 4 के अंदर आपको डिटेल्ड में सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। डन, ठीक है। चलो अगला देखेंगे अभी, चलो अगला नेक्स्ट वाला, दैट इज असेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। अब इसके किंगडम प्लांटी के अंदर, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब असेलुलर ऑर्गेनिज्म करके एक अलग अलग से टॉपिक है जो आपके चैप्टर के लास्ट में है, जिसके अंदर वायरस आता है। ओके, वायरस के बाद यहाँ पर वायरस की डायग्राम है और आपका फिर यहाँ पे चैप्टर वायरॉइड्स है दूसरा, और खत्म हो जाएगा। दो चीजें हैं जो मतलब असेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सो असेलुलर मींस व्हाट सर, व्हाट इज मीन बाय असेलुलर? सिंपल है, एकदम सिंपल है। असेलुलर मींस क्या, कि जिसके अंदर सेल ही ना हो। वाह वाह वाह, विदाउट सेल। ठीक है, यस सर। मतलब वायरस जो है या वायराइड्स जो है, इनको कभी कभी बोलते हैं हम कि ये सेलुलर है और कभी बोलते हैं असेलुलर, यानी ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच वाले चीज है। इस तरीके से आपको समझना है। So virus and viroids are groups of a cellular organism not included in Whittaker's 5 kingdom system। 5 kingdom system में नहीं डाला है। ये जो RH Whittaker थे उन्होंने उसको नहीं डाला उस सिस्टम के अंदर, उसको अलग ही असेलुलर ऑर्गेनिज्म करके एक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वायरस और वायराइड्स दो चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, पहला वायरस और दूसरा वायराइड्स। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। सबसे पहले वायरसेस देखते हैं। वायरस ये क्या है, किसने इसको नाम दिया? देखो, नेम बाय लुइस पॉइस्चर। लुइस पॉइस्चर नाम का साइंटिस्ट था, इन्होंने नेम दिया वायरस। वायरस मींस क्या, मींस वेनस मींस पॉइजन, पॉइजन होता है ये, है ना। यस सर। कॉल्ड वायरसेस, किसने वायरस बोला? एमजे बेजरनैक। ठीक है, यस सर, ये साइंटिस्ट ने बोला। स्टैनली डेमोन्स्ट्रेटेड वायरस आर इनर्ट आउटसाइड, है ना। मतलब जो स्टैनली नाम के साइंटिस्ट ने, उन्होंने बोला कि ये इनर्ट है। इनर्ट मतलब ये एक्टिव नहीं होते, कब? आउटसाइड द होस्ट से, होस्ट के बॉडी के बाहर जब रहते तब। ठीक है, इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोटीन से बना हुआ है। क्रिस्टलाइज करना मतलब शुगर के जैसे क्रिस्टल्स होते हैं वैसे क्रिस्टलाइज बना सकते हैं वायरसेस को, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। राइट। और ये होस्ट के जब बॉडी के बाहर होते हैं तब ये इनएक्टिवेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वायरस अपने बॉडी के अंदर जब अटैक करेगा, जैसे कोविड वायरस ने मेरे को अटैक कर दिया, तो मेरे बॉडी के अंदर जब जाएगा वो, मैं उसका होस्ट हूँ, मेरे बॉडी के अंदर जाने के बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें बताई गई है। अब की फीचर अबाउट द वायरसेस, वायरसेस के बारे में की फीचर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पहला, ये असेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर सेल नहीं होती, लैक देयर ओन सेल मशीनरी, इसलिए अपने बॉडी पे अटैक कर रहे हैं। हैव प्रोटीन कोड, उसके अंदर प्रोटीन कोड होता है। एंड अराउंड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का स्टैंड होता है, प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड कहते हैं। ओके, ये इनएक्टिवेट होते हैं बाहर, और एक बार अंदर आ गए बेटा, फिर तो वो उसकी मशीनरी जो है अपनी ले लेगा वो, एंड डुप्लीकेट देमसेल्फ, मल्टीप्लाई कर देंगे। डुप्लीकेट करना मतलब मल्टीप्लाई करना, या फिर बोल सकते हैं रिप्रोड्यूस करना, तो धीरे धीरे अपने बॉडी के अंदर बढ़ने लगेंगे। सो इन्फेक्शियस, ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स है। ठीक है, सो वायरसेस इज नोन एज इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन हमें अंदर कराते हैं। और ये बेटा याद रखना है कि न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है, क्योंकि ये प्रोटीन से बने हुए हैं, उनके अंदर एक न्यूक्लियस भी है। ओके, कैप्सिड जो होती है इसकी, कैप्सिड दैट इज प्रोटीन कोड, जो मेडअप होता है स्मॉलर सब यूनिट दैट इज द कैप्सोमर्स। कैप्सिड जो होती है, जो प्रोटीन कोड होता है वायरस का, वो कैप्सोमर से बना होता है, और जो कि पॉलीहेड्रल एंड हेलिकल फॉर्म में अरेंज होता है। राइट, कैप्सिड प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वायरस को भी अब खुद का एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, चलो सर अगला। बट जो वायरस होता है हमेशा याद रखना, उनके अंदर अगर जेनेटिक मटेरियल की मैं बात करूं तो उनके अंदर होता है आरएनए, हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। अगला, अब यहां पर दूसरा वाला अगर हम देखेंगे, जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस कौन सा होता है? देखो, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियोफेज, ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफेज। देखो, प्लांट वायरस क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है प्लांट वायरस में। क्या जेनेटिक मटेरियल इन वायरस कौन सा है? बट वायरस के तीन टाइप है, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियोफेज। प्लांट वायरस जिसके अंदर आरएनए होता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। एनिमल जो वायरस है उनके अंदर उनके अंदर डीएनए होता है, दैट इज द डबल स्टैंडर्ड। बट मोस्टली हमको यही बताया जाता है कि आरएनए यही जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस के अंदर। बट एनिमल जो वायरस है उनके अंदर आप देख सकते हो, ठीक है, रेयरली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, बाकी डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है एनिमल वायरस के अंदर। और जो बैक्टीरियोफेज है, ये क्या होता है कि जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और जो स्ट्रक्चर बनता है वो बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहां पर भी इसका क्या हो जाएगा? जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, सो बैक्टीरियोफेज याद रखना हमेशा, वायरस जब
है ना, वायरसेस, वायरस प्लस यहाँ पर जब बैक्टीरिया पे वायरस अटैक करता है और दोनों कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, सो वायरसेस हैव एदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ एट सेम टाइम। वायरस के अंदर अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें, एक तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों एक साथ एक टाइम पे एक एनिमल के अंदर नहीं होंगे। डिसीज कॉज बाय वायरस इन प्लांट के अंदर जैसे लीफ कर्लिंग, येलोइंग, मोजाइक फॉर्मेशन, ये होता है। ठीक है, अभी एनिमल के अंदर देखो फूट एंड माउथ डिसीजेस, स्वाइन फ्लू, और ह्यूमंस के अंदर बात करें स्मॉल पॉक्स, है ना, मम्प्स, है ना, हर्ब्स, कॉमन कोल्ड, एड्स एंड कोविड। सो दीज आर द डिसीजेस कॉज्ड बाय द वायरस। पर हमको अभी तक ऐसा लगता होगा शायद आपको कि वायरस सिर्फ एनिमल्स में होता नहीं है, वायरस सिर्फ एनिमल्स में अटैक करता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो प्लांट में भी अटैक करता है बेटा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। यस, सो अभी लेक्चर के अंदर अगर आप देखोगे तो ये वायरस है, दैट इज द टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी। सो दिस इज द टोबैको मोजाइक वायरस। यहाँ पर देखो ये ऐसे पत्तों के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, टोबैको प्लांट के अंदर। मोजाइक मतलब क्या, ऐसा पैटर्न, स्टाइल के जैसा पैटर्न देखने को मिलेगा। मोजाइक मतलब स्टाइल पैटर्न। ठीक है, जैसे स्टाइल होता है ना, एक चौकोन दूसरा चौकोन, इस तरीके से, है ना। उसके बाद बैक्टीरियोफेज क्या है कि जब वायरस बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा होता है तो जो स्ट्रक्चर बनाता है वो बैक्टीरियोफेज है। डन। लास्ट वाला आज के लेक्चर का और चैप्टर का वो है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स को किसने रिपोर्ट किया, क्या किया, पहले वो देख लो। सो टी.ओ. डिनर 1971 के अंदर रिपोर्ट किया पोटैटो। ठीक है, अब पोटैटो के अंदर क्या था, स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज हुआ। किसने कॉज किया, बाय द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, है ना। एंड विच लैक प्रोटीन कोड, ऐसा आरएनए जिसके पास प्रोटीन कोड ही नहीं, उसको हम वायरॉइड्स कहते हैं। सिंपल भाषा में बोला जाए तो टी.ओ. डिनर ने इसको आइडेंटिफाई सबसे पहले, स्पिंडल ट्यूबर डिसीज जब हुआ प्लांट को तो उसके अंदर देखा। ठीक है, सो लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए का वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, स्मॉलर इन साइज देन वायरस से छोटा होता है बेटा। These infectious RNA stands are called as viroids. So ये RNA stand जो है infectious, उसको viroids कहते हैं। सिंपल भाषा में बोला जाए तो, है ना, प्रोटीन कोट नहीं होता viroids के अंदर। सो अगर प्रियॉन्स की बात करें, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज वेयर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, दीज प्रोटीन आर प्रियॉन्स। ठीक है, अभी सर्टन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। अब देखो इन्फेक्शियस यानी ऐसे डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकते हैं। सो दैट इज नथिंग बट इन्फेक्शियस डिसीज, राइट। एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड प्रियॉन्स। ऐसे प्रोटीन्स याद रखना जो कि इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज को, ठीक है, ट्रांसमिटेड, फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। फोल्डेड प्रोटीन से ये डिसीज ट्रांसफर हो रहे हैं और जो वो फोल्डेड प्रोटीन है वही प्रियॉन्स है। प्रियॉन का मीनिंग क्या होता है, प्रोटीनियस। और इन्फेक्शियस पार्टिकल, एग्जांपल मैड काउ डिसीज कैटल से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जॉकब्स डिसीज ह्यूमंस को हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये मैड काउ डिसीज काउ के अंदर होता है और ये जॉकब्स डिसीज ह्यूमंस के अंदर होता है। ये डिसीज किससे हो रहा है, प्रोटीन ट्रांसफर होने से। और ऐसे प्रोटीन जो इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाते हैं वही प्रियॉन्स है। 1 मार्क के लिए आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर। और वायरॉइड्स का है, वायरॉइड्स ये जो है ये आरएनए से थोड़े हल्के होते हैं, प्रोटीन कोड इसमें नहीं होता, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है देन आरएनए। एंड यहां पर दिस इन्फेक्शियस आरएनए स्टैंड्स आर कॉल्ड एज वायरॉइड्स। ठीक है, तो ये छोटा भाई है वायरस का, वायरॉइड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर फिलहाल हम चैप्टर को एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।